लगातार 4 दिनों की अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली अहम लेवल से बाजार में आती हुई दिखी है। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज बचे हुए 1.5 घंटे में कमजोरी और बढ़ेगी या फिर आएगी निचले स्तरों से रिकवरी, और क्या करें आप तैयारी एक्सपायरी के लिहाज से, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, यहाँ पर तो Q1 की रिपोर्टिंग का समय आ गया, अभी तक तो Q4 के नंबर्स पूरे नहीं आए और सभी ने 1 महीने और बढ़ा दिया, तो अर्निंग्स पर तो बड़ा फोकस अब बनता रहेगा। ऐसा भी होने वाला है कि Q4 और Q1 के नतीजे साथ में ही आएंगे, वहां पर तो फोकस है ही सर। पर आज थोड़े वीक ग्लोबल क्यूज भी आए हैं, तो वहां से भी क्या संकेत हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है सर? दीप, अच्छी बात है कि अब आराम से धीमे धीमे रिजल्ट्स आएंगे। हम भी बिजी रहेंगे, नहीं तो एक साथ बहुत सारे रिजल्ट्स आते तो फिर होता ही है कि भाई जल्दी सबको करो, खटाखट कवर करो। अब आराम से टाइम मिलेगा और कोई बड़ी बात नहीं कि फिर पहली तिमाही के नतीजे जो 30 जून को तिमाही खत्म होने वाली है अभी 2-4 दिन में, इसके रिजल्ट्स भी और टलते हुए दिखें तो आते रहेंगे। वैसा ऐसे रिजल्ट्स दिखाएंगे कि वो बिल्कुल नतीजों कई बार वो बोलते थे कि आपको अच्छा जब कोई गलत ट्रेड हो जाता बिल्कुल नतीजों पर फोकस रहेगा। थोड़ी एक तकनीकी डिफिकल्टी आ रही है, अनिल जी की फीड को रिकनेक्ट करते हैं। तब तक मैं आपको बाजार की 5 बड़ी बातें बता देता हूं, फिर जो बड़ा फोकस होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। 10,400 के पास वापस आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। थोड़े आज बाजार लड़खड़ाए हैं, एक तो एक्सपायरी है कल, उसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। जैसे कि अनिल जी ने कहा, 4 दिन की शानदार तेजी हमने देखी है और आज ग्लोबल क्यूज भी थोड़े से फिसल रहे हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार दिन के निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, बट आज ऊपरी स्तरों से काफी गिरावट है। तो 10,400 के पास आपको निफ्टी दिखेगा। बैंक निफ्टी 500 अंकों की गिरावट के साथ अब 21,800 के करीब है। तो ये तो एक्शन रहा जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है। प्राइवेट बैंक्स, फार्मा और मेटल्स, यहां पर आप सबसे ज्यादा बिकवाली देख रहे हैं। और आज हमने सुबह आपको बताया भी था कि मेटल्स के लिए हालांकि एंटी डंपिंग ड्यूटी की एक्सटेंशन जरूर हुई है, पर ये न्यूट्रल इवेंट है, कुछ ज्यादा खास सहारा नहीं मिलेगा मेटल स्टॉक्स को, उनके फंडामेंटल्स को इस खबर से। एफएमसीजी शेयर्स, यहां पर आप खरीदारी देख रहे हैं और लंबे समय बाद आईटीसी से अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है आईटीसी इस समय 3% की तेजी के साथ। और जैसे कि मैंने कहा, ग्लोबल बाजारों की बात करें, डाउ 250 अंक फिसला है, 1% नीचे है इस समय। और यूरोप के बाजार जितनी कल तेजी हुई थी उतनी ही ज्यादा गिरावट हो गई है इस समय, तो 1.5% नीचे आपको यूरोप के भी बाजार दिखेंगे। तो अनिल जी, थोड़ी सी आप इस समय परेशानी देख रहे हैं जहां तक ग्लोबल क्यूज का संकेत है, और आप इस समय वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय बाजार एक्सपायरी से पहले आपको लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। राकेश जी हैं, कुणाल जी हैं, वागले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किरण जी और जय ठक्कर भी हमारे साथ इस समय शो में जुड़े हुए हैं। और साथ ही आपको बता देंगे कौन से ट्रिगर्स, कौन से स्टॉक्स पर आपका फोकस रहना चाहिए। दिन की निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी आती हुई दिख रही है, पर देखते हैं बाजार का फोकस कहाँ रहेगा। जय, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। थोड़े आज फाइनेंशियल्स में प्रेशर आ रहा है, बैंक्स में गिरावट आ रही है एक्सपायरी से पहले, कंसर्न होना चाहिए इस पर या नहीं, इस पर आपकी क्या राय आ रही है और किस तरह से मार्केट एक्शन शेप होता हुआ देख रहे हैं? Very good afternoon to you, Deep, and good afternoon to Anil ji and everyone. दीप, वेल मैं कहूँगा कि कल जब हमारी बात हुई थी दीप, तभी 10,500-530 के लेवल्स के जिक्र किया था मैंने निफ्टी का। इनफैक्ट वो आज अचीव हुआ और वहीं से हमें रिवर्सल देखने मिला। इनफैक्ट वो लेवल्स क्यों दिए थे मैंने, 200 डेमा एग्जैक्टली वहीं कहीं पे था और हम 200 डेमा ही टारगेट कर रहे थे दीप, और वो अचीव होने के बाद आज मार्केट में रिवर्सल देखने मिला है। और अहम सपोर्ट मार्केट का था 10,430 का। आज की इंट्राडे बेसिस पर अगर हम देखें तो 10,430 दीप, अगर उसके ऊपर बंद नहीं होता, 10,430 के ऊपर अगर आज बंद नहीं होता, तो मैं कहूँगा ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें और भी देखने मिलेगा। कहाँ तक? मैं कहूँगा लगभग 10,250 से लेके 10,300 तक के लेवल्स हमें ये रेंज देखने मिल सकती है, 10,250 तक। तो और भी लगभग 100-125 पॉइंट की और गिरावट हमें देखने मिल सकती है अगर 430 के नीचे बंद आता है तो। बिल्कुल, अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, थोड़ी तकनीकी डिफिकल्टी आ रही थी, पर वही पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा भी था कि अब थोड़े ऐसे लेवल्स दिख रहे हैं स्पेशली बैंक निफ्टी पर, जहां पर अगर थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो वो शॉर्ट कर सकते हैं।
21,900 के नीचे फिसला है, 21,800 के पास होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से क्या लगता है सर, बाजार संभल जाएंगे या फिर थोड़ी और कमजोरी आ सकती है? देखिए, जैसा अभी जय ने कहा ना, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही लेवल से बाजार आज नीचे आए। आपको याद है सुबह दीप हमने कहा था कि सेल बैंक निफ्टी नियर 22,500, ठीक है, और आज का हाई आप देख लीजिए 22,494 का फ्यूचर्स में है और कैश में 22,480 का है। और ये भी कहा था कि जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स जो समझते हैं बाजार की मूड को, पल्स को देखकर, और एग्जैक्टली वहीं से घुमाया। और मैं ये कहूँगा कि आज जितनी राय दी थी उनमें सबसे बोल्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल यही था कि 22,500 पर एक बार आपको चांस लेना चाहिए बैंक निफ्टी का। देखिए, हिम्मत तो करनी पड़ती है, बिना हिम्मत किए पैसा नहीं है। एक तरफा आसानी से पैसा बनाना बाजार में कभी कभार हो सकता है, कैश मार्केट के स्टॉक में हो सकता है, इंडेक्स में नहीं। मतलब ये जिस तरह से आप है ना, देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आप कैश के स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं, सपोज हम माला माल वीकली बोल रहे हैं या कोई और दूसरे स्टॉक्स पे आ रहे हैं, वहाँ पर बड़ा आसान काम है कि स्टॉक जल्दी से भाग जाते हैं क्योंकि कोई शॉर्ट कर नहीं सकता, काउंटर सप्लाई आती नहीं है। कई सारे स्टॉक्स में अगर फंड्स नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है, तो कोई बेचने भी शायद ना आए, तो आराम से स्टॉक भाग सकते हैं, और स्पेशली जब मिड कैप स्मॉल कैप का यूफोरिया हो। लेकिन असली आपकी ताकत तब दिखती है जब इंडेक्स आपके कहे अनुसार चले, आपके एनालिसिस के अनुसार चले। कहे अनुसार नहीं, कहने से तो कोई इंडेक्स चलता नहीं, कहने की बात अलग है, लेकिन अगर आपके एनालिसिस के अनुसार इंडेक्स चले तो मज़ा फिर अलग ही है। तो इंडेक्स में डेटा ये बताते हैं कि आपको कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। तो 22,500 वो परफेक्ट रेंज था जहाँ बेचना चाहिए। और दीप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब थोड़ी ही देर में बैंक निफ्टी ऐसे लेवल के नज़दीक पहुँच रहा है जहाँ मेरे लिए खरीदारी का मौका बनेगा। कह रहा हूँ जी हाँ, मैं अब उस लेवल का इंतजार कर रहा हूं जिसके बेहद नज़दीक बैंक निफ्टी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वहां से मैं खरीदने के बारे में सोचूंगा। निफ्टी में मुझे खरीदने का लेवल साफ दिख रहा है 10,325, 10,300, 10,325 मुझे साफ दिख रहा है। वहां पर आएगा तो निफ्टी खरीदना चाहिए। बैंक निफ्टी पर आप मुझे अगर सिर्फ 5-7 मिनट दे दें, मैं बैंक निफ्टी पर वो डेटा के बेसिस पे वो लेवल निकाल के तैयार कर रहा हूँ कि किस लेवल पर बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। वैसे आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, सुबह की कमेंट्री में जो लेवल मैंने दिया था, रेंज मैंने दी थी, उस रेंज पर आ गया है बैंक निफ्टी 21,650, 21,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और आज का लो आप देख लीजिए दीप 21,750 है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। ये लेवल शॉर्ट करने के नहीं है, प्लीज नोट कर लीजिए, ये लेवल शॉर्ट करने के लिए नहीं है, ये लेवल खरीदने के हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाए, मेरी खरीदारी की रेंज में तो आ ही चुका है 21,650, 21,800, 21,650, 21,700 के आसपास मैं मोस्ट कंफर्टेबल हूँ खरीदने के लिए। वहाँ आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, खरीदेंगे जरूर, लेकिन अब ये शॉर्ट नहीं करना है। और जिनकी लॉन्ग रह गई, अब डरिए भी मत, मुंह मत छोटा कर लीजिए, उदास होकर मत बैठ जाइए कि हम तो ऊपर लेके फंस गए। कोई फंसे वैसे नहीं है, कोई चिंता मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बाजार वापस आएगा ऊपर, तब आप एग्जिट करिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक ही डर है और वो ये है डाउ फ्यूचर्स, जो 1% ऊपर से, 1% तो नहीं था, 101 पॉइंट जो ऊपर था वहाँ से अब 1% करीबन नीचे है। अगर डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट और गिर जाए यहाँ से, वो तो मुझे पता नहीं, देखो मैं कोई डाउ का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि डाउ क्या होगा। अगर डाउ गिर गया तब तो रिकवरी होना मुश्किल है, बाकी डेटा के बेसिस पे रिकवरी साफ दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप डरिए मत, घबराइए मत। डरिए मत, घबराइए मत। और अब ये शॉर्ट करने के लेवल्स नहीं है, ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी की स्ट्रैटेजी आने के लिए तैयार है, देखेंगे कि किन लेवल्स पर बाजार का एक्शन रहेगा। हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, स्टॉक्स की चर्चा करेंगे उनके साथ। पहले देख लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहे हैं, मार्केट खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हमने न्यूज आती हुई देखी, और ट्रिगर्स कौन से हैं। पूजा से शुरुआत करते हैं। पूजा, बताइए खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में एक्शन है? जी, पहले नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। गेल के जो नंबर्स आए हैं वो हमारे अनुमान से काफी बेहतर हैं। टैक्स गेन का भी फायदा मिला है और अन्य से भी सपोर्ट मिला है, जिसके चलते बिक्री तो सपाट थी, लेकिन अगर मुनाफे में देखेंगे तो करीब 2.5 गुनी बढ़त इस बार मुनाफे में कंपनी के देखी गई है। और कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है, 11.7% से बढ़कर इस बार जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो 13.9% आए हैं। तो हर लिहाज से जो नंबर्स आए हैं वो हमारे अनुमान से बेहतर हैं। इंडिया सीमेंट के नंबर्स की अगर बात करेंगे तो वो मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, कमजोर नंबर्स आए हैं। आय में भी गिरावट देखी गई है, मार्जिन्स भी घटे हैं कंपनी के, 12.3% से घटकर 5.9% आए हैं, और इस बार 111 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है।
असाही इंडिया ग्लास, यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफे, मिले जुले नतीजे हैं वैसे, लेकिन जब नतीजे आए थे तो हमने देखा था कि काफी शानदार तेजी देखी गई थी। कंसोआई की बात करें तो वहां पर गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 46 करोड़ से बढ़कर इस बार 52 करोड़ के जो नंबर्स हैं वो कंपनी ने दर्ज किए हैं। कुछ और खबरों की बात करें तो कैडिला से जुड़ी भी खबर आई थी। जाइडस को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिल चुकी है, अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, और इसका जो इलाज है ये मोशन सिकनेस के लिए किया जाता है। टाटा स्टील, यहाँ पर ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आ रही है कि यूके ऑपरेशंस की फंडिंग के लिए वो जल्द से जल्द कुछ करार या साइन करते हुए नजर आएंगे, तो टाटा स्टील पर भी नजर रखिए। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर कंपनी को 585 करोड़ के लोन भुगतान को मंजूरी मिल चुकी है और अगले एक महीने में 425 करोड़ के लोन भुगतान को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है अगले एक महीने में। तो इसके चलते पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमने एक तेजी देखी थी। कुछ ब्लॉक डील भी हुए हैं। कोल इंडिया में 10 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 182 रुपए प्रति शेयर पर ये सौदे देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ और फंड एक्शन की बात करें तो गोदरेज डील में कुछ बड़े सौदे हुए, 5 लाख शेयरों के सौदे हुए 680 रुपए प्रति शेयर पर, और पावर ग्रिड में भी करीब 20 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 182 रुपए प्रति शेयर पर ये कुछ सौदे देखने को मिले हैं। बिल्कुल, तो कई सारे सौदे देखने को मिले एक बार फिर से कई कुछ स्टॉक्स में, और साथ ही खबरें भी आ रही हैं। थोड़ी देर में ट्रिगर्स की बात करेंगे, पर उससे पहले जय ठक्कर के पास चलते हैं एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए। माफ करिए जय, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का आइडिया जय ठक्कर की तरफ से, बताएं जय। प्रदीप, जैसे मार्केट का मैंने एक व्यू दिया कि मार्केट तो साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है, बस स्टॉक स्पेसिफिकली मूवमेंट मुझे काफ़ी लग रही है। स्टॉक स्पेसिफिकली हमें जुलाई के ऑप्शंस में काम करना है। मैंने कल भी जुलाई के ऑप्शन से दिए थे, कल एक्सपायरी है तो दीप, एंड मैं कहूँगा बर्जर पेंट्स का 550 का जुलाई का कॉल ऑप्शन लेके चलना है। अब इसका अगर हम रेट देखें, बर्जर पेन का 550 का कॉल ऑप्शन दीप कहीं ना कहीं मैं कहूँगा जुलाई सीरीज का भी चल रहा है 29 के आसपास, ये लेकर चलना है अनिल जी। दीप, मैं कहूँगा कि इसमें क्लियरली मुझे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो बहुत ही क्लियर कर हमें एक ब्रेकआउट आया है बर्जर पेंट्स में। साथ ही साथ वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट में अगर आप इजाफा देखें, नेक्स्ट मंथ की जुलाई मंथ की सीरीज में अगर मैं देखता हूँ तो 70% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। इसका पहला टारगेट दीप बनेगा 42 का 550 का कॉल ऑप्शन, और दूसरा टारगेट बनेगा 51 का। 42 एंड 51 के टारगेट्स के लिए इसे खरीदना है। इसमें स्टॉप लॉस हमें लगाना है नीचे में 23 का, 29 पे खरीदना है। तो अगर आप देखें तो 6 रुपये का स्टॉप लॉस है, ऊपर में टारगेट 13 रुपये का पहला है, एंड दूसरा टारगेट अगर मैं देख रहा हूँ सो लगभग 21 रुपीज़ का है। सो 13 रुपीज़ का गेन एंड फिर 21 रुपीज़ का गेन, क्योंकि टारगेट हमारा है 42 एंड 51 का, स्टॉप लॉस रहेगा 23 का। कारण ये है बर्जर पेन देने का दीप, बिकॉज अगर आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हाईएस्ट वॉल्यूम्स अगर लास्ट में कुछ दिनों में देखें कि कुछ हफ्तों के महीनों में देखें तो आज का दिन वैसा है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने मिला है। और ये वॉल्यूम के साथ जो हिसाब से प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला है उसने 547 548 के, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 590 600 600 के आसपास। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज दीप अगर हमें इसमें एक लाइफ टाइम हाई भी देखने मिले बर्जर पेन में। बहुत ही अच्छा सेटअप बन चुका है इसका, इसीलिए ये खरीदने की सलाह है। ओके, तो बर्जर पेंट्स में जुलाई महीने का 550 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, यहां पर आप कर सकते हैं तेजी। नतीजों के बाद बर्जर और एशियन दोनों ही स्टॉक बेहतरीन मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आइए, वसीम साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। वसीम साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट, मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, ऊपर से हल्के नीचे आए हैं, डरने घबराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, कल तक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता है वॉलेटिलिटी आपको हर्ट करेगी। और देखिए ग्लोबल क्यूज वीक है, तो आई डोंट रूल आउट, जैसे आपने देखा है 100 ऊपर से 150 पॉइंट की करेक्शन है, बैंक निफ्टी में और भी आ सकती है क्योंकि वो काफी राइप है करेक्शन के लिए। तो आपको अपना सावधान रखना है, प्रॉफिट बचाना भी जरूरी है अनिल जी। ये जरूरी नहीं रोज ही एक तरफ चलेगी, लेकिन कल तक मेरे को लगता है मार्केट में सुझाव उतार के ऊपर की तरफ ही है। बट वी हैव मेड अ वेरी गुड टॉप एट 10,550 एंड आई थिंक वहाँ पे ब्रीच करना मुश्किल होएगा।
तो जैसे आपको सुबह किया था सर, हमारे अभी भी बहुत बढ़िया पिक्स हैं जो थी सुबह की, M&M फाइनेंस, ITC, कल के HDFC बैंक, वो खड़े रहे, वो पिवटल स्टॉक्स हैं। अब मैं आपको एक बाय और सेल दोनों दूंगा सर। जी सर, पहले बाय कॉल से शुरुआत करें। सर तो देखिए, गेल के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे और उसी तरह से 29 तारीख को पेट्रोनेट LNG के हैं। पेट्रोनेट LNG इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन द LNG मार्केट। 265 का भाव है, इसमें आप स्टॉप लॉस रखिए 259 का, और मुझे 275 का टारगेट दिखता है इसका इन द नेक्स्ट 3 डेज। तो पेट्रोनेट इज माय बाय। उसके अगेंस्ट फेडरल बैंक इज अ सेल एट 54.50 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 56.25, टारगेट ऑफ 51। ओके, 54 के आसपास शॉर्ट करें फेडरल बैंक, 56.25 का स्टॉप, टारगेट 51 रुपए, 51, राइट सर? ओके, तो पेट्रोनेट LNG 265 के आसपास आपको खरीदना है, 259 का स्टॉप लॉस, 259, 275 का टारगेट, 54 के आसपास फेडरल बैंक बेचना है, 56.25 का स्टॉप लॉस, 51 का टारगेट। फेडरल बैंक सबसे पहले खरीदने की राय भी दी थी वसीम साहब ने, मैंने भी खरीदने की राय दी थी, 55 रुपये के आसपास के टारगेट हासिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ ट्रेड करने का मजा लीजिए और यहाँ पर शॉर्ट भी करिए और लॉन्ग भी। ये है वसीम साहब की राय। शुक्रिया सर ये दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और थोड़ी देर में हम 3 बजे वापस वसीम साहब से करेंगे संपर्क और तब हम उनसे लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स भी, जो हम आपसे थोड़ी देर में 3 बजे आपके साथ शेयर करेंगे BTST कॉल्स के तौर पर। ओके, ये है आपके लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बाजार कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करें। उससे पहले मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए इवेंट्स, कौन सी इवेंट्स हैं जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। बताएं मानसी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। कैबिनेट की बैठक जारी है और 3 बजे कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फोकस है ही। इसके अलावा DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक पर फोकस है। इस बैठक में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, नायका, पेपरफ्राई, इन तमाम कंपनियों के अधिकारी भी शामिल हैं और ई-कॉमर्स प्लेयर्स को उत्पाद के मूल यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देने पर इस बैठक में फैसले होते हुए दिखेंगे। वेदांता डीलिस्टिंग प्रक्रिया पर ई-वोटिंग की आखिरी तारीख है आज और साथ ही भारतीय इंफ्रा मर्जर पर बैठक पर फोकस है। 11 जून को जो बैठक चली वो आज, और हो सकता है कि इसी हफ्ते में इस पर कोई फैसला निकल कर आता दिखे। IMF 2020 के लिए नए ग्रोथ अनुमान की घोषणा करेगा। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, नतीजों के लिहाज से IOC के नंबर्स बाजार के दौरान आते दिखेंगे। वायदा बाजार में यूनाइटेड ब्रूवरीज, PFC, कैनरा बैंक के नंबर्स पर फोकस है और कैश में प्रेस्टीज एस्टेट, बामल लॉरी, करूर वैश्य बैंक जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। कल जून सीरीज की एक्सपायरी होगी। अदानी पावर का वायदा बाजार में आखिरी दिन और निफ्टी इंडाइसेस में भी कई सारे बदलाव कल होने जा रहे हैं जो कि कल की क्लोजिंग से लागू होते हुए दिखेंगे। निफ्टी IT मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग का आखिरी दिन है। सेबी की अहम बोर्ड बैठक कल होने जा रही है। इसके अलावा NCDX पर एग्री कमोडिटी का ट्रेडिंग समय जो है वो पहले की तरह ही कल से होता हुआ दिखेगा। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, US GDP और GDP प्राइस इंडेक्स के डेटा कल आएंगे। हांगकांग और चीन के बाजार कल के दिन बंद रहने वाले हैं। नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में कॉनकॉर, अशोक लेलैंड, अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आएंगे और शुक्रवार के दिन अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे और इसी दिन भारतीय बाजार में निफ्टी स्पेस में ITC और कोल इंडिया के नंबर्स और वायदा बाजार में सन टीवी, ग्लेनमार्क फार्मा और नैल्को के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर और इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। आइए आगे बढ़ते हैं और तुरंत प्रभाव से हम आशीष सर से पूछ लेते हैं, बाजार में जो आज करेक्शन आया उससे डरना घबराना है। रात को अमेरिका के बाजार भी 200 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं फ्यूचर्स, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करना है, आशीष सर बताइए। अनिल जी, एक्सपायरी क्लोज है और डरना वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर का लेवल है अनिल जी, उसमें ये वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। और मैंने परसों भी आपको कहा था कि मार्केट तेज है, लेकिन सब 1:1 स्प्रेड बनवाए थे। इसलिए अनिल जी कि आप मतलब कोई भी जो ट्रेडर होगा अनिल जी, जब वो 10, 400, 500, 300 जो भी ये लेवल्स हैं, इनमें बाजार अच्छा भी लग रहा है, स्टॉक्स चल भी रहे हैं, स्टॉक्स चलेंगे भी, लेकिन आप लेंगे और इस तरह की वॉलेटिलिटी 50-100 पॉइंट की आएगी, आपका सौदा
100% कट जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सीधा आएगा कि मैंने ये टॉप रेट पे ले लिया, मैंने 9500 पे नहीं लिया था, मैंने 9000 पे नहीं लिया था, या लेके 4 बार बेचा भी होगा, ऐसा नहीं है कि लिया भी होगा, सब कुछ किया होगा, 10,000 पे भी लिया होगा, लेकिन अब एक ऐसा लेवल आ गया है कि सबको लगेगा कि यहाँ पे अगर गलत तो नहीं ले लिया, आपका सौदा कट जाएगा और हो सकता है मार्केट फिर रिवर्सल ले ले। तो अनिल जी वैसे डरने की कोई बात नहीं है। अनिल जी सबसे बड़ा मैं अभी भी बोल रहा हूँ इंग्रेडिएंट शॉर्ट है सिस्टम के अंदर। अनिल जी इतने शॉर्ट है, मैं बता रहा हूँ कि इतने दिन आप बाकियों से ही पूछना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोज उठ के आ जाता है कि नीचे में ये शॉर्ट था, वो शॉर्ट था, ये शॉर्ट है, क्या करें। अब उस वक्त बोला कि किसने कहा आपको शॉर्ट करने के लिए, यानी कि मुझसे ज्यादा कौन शॉर्ट बताएगा या कौन शॉर्ट करेगा, लेकिन अब सभी इतने शॉर्ट करने लग गए हैं, सबको इतनी इकॉनमी खराब लग रही थी, सब कुछ। तो जो नीचे सिस्टम वाला शॉर्ट है ना अनिल जी, वो मार्केट को इतनी बड़ी सपोर्ट दे रहा है। मतलब वो कहते हैं ना, वो एक वो पॉलिटिकल नारा होता है, जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल जी तेरा नाम रहेगा, ऐसे। तो ऐसे ही जब तक सिस्टम में शॉर्ट रहेगा मार्केट तेरा ऊपर पकड़ रहेगी। तो ये चीज ना अभी भी कंटिन्यू रहेगी, तो छूटेगी नहीं। तो अनिल जी मैंने कल की एक्सपायरी और अगले हफ्ते की एक्सपायरी दोनों के लिए स्प्रेड भी बनाए हैं, तो जब आप बोलेंगे तो मैं वो स्प्रेड भी आपको दे सकता हूँ, और एक आध कॉल भी है तो शेयर करता हूँ। तो ओवरऑल मार्केट में अनिल जी इस वॉलिटिलिटी के बीच में स्प्रेड से ही प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज तो प्लेन वनीला बहुत मुश्किल है अनिल जी। जी जी। तो आशु जी, शॉर्ट करने वाले जो हैं वो पेशेंट भी तो आप ही पैदा करते हैं, और उनको पेशेंट को ठीक करने वाले डॉक्टर भी आप ही हैं। तो अब आपसे ज़्यादा शॉर्ट वाले और किसके पास आएंगे। और आप कह रहे हैं अगर बहुत सारे शॉर्ट है तो पक्का होंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो इस वक्त ढेर सारे शॉर्ट्स मार्केट में जो मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, ये आशु सर का आइए अपना एक बिगुल आशु सर के लिए BTSC का पहले ले लेते हैं स्प्रेड, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बताएं सर। अनिल जी दो स्प्रेड हैं, एक तो है बुल स्प्रेड है कॉल्स का। अनिल जी मुझे भी लगता है कि अभी जो ये बड़ा अच्छे लेवल पे हम आ गए हैं जहां पे बुन रहा है, क्योंकि 10,400 का निफ्टी आ चुका है, और मुझे लगता है कि अभी भी चांसेस हैं कि कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 10,500 की तरफ वापस जा सकते हैं। जाए नहीं जाए अनिल जी ये डिफिकल्ट कॉल है। अभी 350 भी आ गया था तो ऐसे लग रहा था 4 घंटे पहले सुबह 550 निफ्टी था, तो क्या हो गया, मतलब सब कुछ खराब तो नहीं हो गया। तो अनिल जी 10,400 की एक कॉल लेनी है, 10,400 की कल की एक्सपायरी की, जिसका रेट है अनिल जी 66 67, और 10,500 की दो बेचनी है जिसका रेट है 32 से 33 रुपए। तो अनिल जी 1 रुपया या 2 रुपए देके ये 1:2 का बुल स्प्रेड आपका बनेगा। 10,400 की एक लेनी है, 10,500 की दो बेचनी है, और ये सेफ है अनिल जी, नीचे 1 रुपया है तो 1 रुपए की कॉस्ट में आपको 10,400 से नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,400 से लेके अनिल जी 10,600 तक की एक्सपायरी में इसमें प्रॉफिट है। जो अनलिमिटेड लॉस है वो 10,600 के ऊपर है। तो किसी को अगर 10,500 की एक्सपायरी लगती है और प्ले करना है, और यहां से लगता है इस पैनिक मूव के बाद मार्केट रिवर्सल लेगा, तो अनिल जी ये बहुत अच्छा स्प्रेड है, कुछ पैसे नहीं लग रहे, एक दिन के लिए मार्जिन इन्वेस्ट करना है। 10,400 की एक लीजिए, 10,500 की दो बेचिए, 1 रुपए का कॉस्ट है इसके अंदर, और 10,600 तक। और अगर 10,500 के करीब की एक्सपायरी हो गई अनिल जी तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। 10,450 पे होगी तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 10,550 पे होगी तो भी आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब है अनिल जी के 10,600 तक के लिए इस स्प्रेड से प्ले करना चाहिए। और अनिल जी अगर ये स्प्रेड नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देता हूँ। ओके, तो हाँ दूसरा भी बता दीजिए। ये बुल वाला तो ये हो गया, मैं एक बार दोहरा दूं हमारे दर्शकों को। 10,400 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 66 रुपये में मिल रहा है कल वाला। 10,500 के दो कॉल ऑप्शन बेचिए और उनको बेच के आ जाएंगे 65 रुपये। तो लगभग 1 आध रुपये जीरो कॉस्ट मान लीजिए इसको। जीरो कॉस्ट में ब्रोकरेज लगी वो अलग से। हाँ ब्रोकरेज मत भूलिएगा, ब्रोकरेज भी लगती है आशु जी की एडवाइस पर। 10,400 के नीचे तक सेफ है नीचे, और 10,600 तक ऊपर सेफ है। नीचे तो क्या, नीचे तो सेफ ही है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ 10,600 के ऊपर एक्सपायरी होती तो ही आपका अनलिमिटेड लॉस होगा, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा कॉल बेच रखा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो 10,400 10,600 के बीच में एक्सपायरी कहीं हो गई तो आपके पैसे बन जाएंगे। ये हो गई आपकी आशु सर की स्ट्रेटेजी नंबर 1। स्ट्रेटेजी नंबर 2 सर। अनिल जी अगले हफ्ते 2 जुलाई, अनिल जी 2 जुलाई के 2 जुलाई का 10,500 का पुट लेना है अनिल जी। इन द मनी 10,500 का पुट लेना है, जिसका भाव है अनिल जी 230 रुपए। 2 जुलाई अनिल जी 10,500 का इन द मनी पुट लेना है,
ये हमने सुबह क्लाइंट्स को करवाया था, कॉस्ट अभी भी वही है, तो इन द मनी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10,500 का एक पुट लेना है अनिल जी 230 रुपए पे, और 10,250 के दो पुट बेचने हैं अनिल जी 115 रुपए पे। सो 10,500 का एक पुट लेना है, 10,250 के दो पुट बेचने हैं अनिल जी, जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। 10,500 से ऊपर जीरो लॉस है, और 10,500 से लेके अनिल जी 10,000 तक ये 500 पॉइंट का स्प्रेड बन गया है, जिसमें आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉस होगा 10,000 के नीचे। तो अनिल जी मेरा मानना है कि इस लेवल पे 2,500 पे वॉलिटिलिटी रहेगी, 200 पॉइंट घट भी सकता है अनिल जी, बढ़ते 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 कहीं तो कहीं रुकेगा, अनलिमिटेड नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैंने बताया जो वही व्यू है कि शॉर्ट्स इतने हैं सिस्टम के अंदर कि कहीं एक नीचे के लेवल पे ज्यादा खराबी नहीं आने देंगे, बट 200-300 पॉइंट अनिल जी 10,500 पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगर अगली एक्सपायरी तक 10,200-300 के बीच तक निफ्टी आ गया तो अनिल जी 200 से 300 रुपए पर यूनिट पर निफ्टी प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर, और सेफ्टी है 10,000 तक, और 10,500 से ऊपर आपका लॉस जीरो है। तो 10,000 से लेके ऊपर तक प्रॉफिट एरिया और जीरो है, आपका अनलिमिटेड लॉस शुरू होता है 10,000 के नीचे, जो कि करंट मार्केट कॉम्पोजिशन ऐसा है कि नहीं दिखता। तो अनिल जी ये पुट स्प्रेड भी बनाना चाहिए। अब पब्लिक की चॉइस है अनिल जी, किसी को कॉल स्प्रेड बनाना है तो कल वाली एक्सपायरी के लिए बना ले, बियर स्प्रेड बनाना है अनिल जी, देखिए जितने बियर स्प्रेड बनाए वो सब 1-2 रुपए 5 रुपए में बनाए, कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपकी वो जो शॉर्ट वाली मतलब एक वो धारणा है वो भी पूरी हो जाए और आपके पैसे ना जाएं। और देख लीजिए पिछले 8 दिन से निफ्टी वन साइडेड ऊपर है, 10,500 आ गया, किसी को शॉर्ट में पैसे नहीं आए, ऑन द कॉन्ट्ररी और नया शॉर्ट फंस गया होगा। तो जब तक उसको एग्जिट नहीं मिलता, किसी एक लेवल को एग्जिट मिलना शुरू होगा अनिल जी, तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आएगा, एक करेक्शन है, और अदरवाइज ये ऐसी वॉलिटिलिटी में मार्केट में पकड़ बरकरार रहेगी। बट यस, जो ये सेकंड स्प्रेड बनाया अनिल जी 200-300 पॉइंट घट सकता है, ये उस व्यू से है जी। परफेक्ट। तो 10,500 का एक पुट खरीदिए, 10,250 के दो पुट बेच दीजिए, 10,000 तक आप सेफ है नीचे, 10,500 के ऊपर जीरो कॉस्ट है, तो 10,000 10,500 के बीच में अगर अगले हफ्ते की एक्सपायरी होती है आपका काम हो गया। दो बेहतरीन स्ट्रेटजी, बहुत दिमाग लगाकर। एक्चुअली ये बात माननी पड़ेगी, भले आशीष सर स्प्रेड देते हैं करते हैं, लेकिन जिनको समझ है और जिनका व्यू क्लियर है उनके लिए पैसे बनते हैं। अब आपको तो क्या है कि बहुत सारे लोगों को, आशु जी मैं बता दूं आपको कि वो क्या है, छोटे मुनाफे में मज़ा नहीं आता। रिस्क लेंगे, बड़ी लेंगे, स्टॉक में अंधाधुंध ट्रेड करेंगे, फ्यूचर्स खरीदेंगे, उनको लगता है क्या है ये छोटा छोटा कमाना है, ये मतलब इसमें क्या है, अब उस चक्कर में लग जाते हो, अलग बात है। तो देखिए मार्केट में कहीं कोई ऐसा ये नहीं है कि आप अनाप शनाप कमा लें, आपको बहुत सोच समझ के मेहनत करके स्किल से कमाना पड़ता है। अगर वैसे कमाएंगे तो फिर इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के, नहीं तो ये स्ट्रेटेजी बनाने वाले ऐसे ही थोड़ी हैं कि जो इतने हमारे जय और बाकी सारे किरण जी वगैरह जो एक्सपर्ट्स जितने टेक्निकल वाले हैं और सारे अलगो लिखते हैं करते हैं, इतनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, शुभम हमारे क्वांट वाले, तो बहुत मुश्किल काम है भाई साहब बिना रिस्क के या कम रिस्क के पैसा कमाना। रिस्क कम रखोगे मुनाफा भी कम आएगा, रिस्क अनाप शनाप रखोगे तो फिर ठीक है, फिर तो खेलो इंडिया खेलो, स्टॉक सही। आइए, जिनको स्टॉक्स में ट्रेड करना है उनके लिए जय ठक्कर तैयार है बिगुल के साथ, BTST। बताएं जय। अनिल जी सेल करने की सलाह है और जुलाई फ्यूचर्स बेचना है अनिल जी, टोरेंट फार्मा का जुलाई फ्यूचर। आई मीन ये जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा अनिल जी, उसमें कुछ स्टॉक्स गिरेंगे कुछ स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो अगर बर्जर पे तेजी का व्यू है तो टोरेंट फार्मा पे मंदी का व्यू है। जुलाई का फ्यूचर अनिल जी मगर बेचना है, जो 2520 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसका पहला जो टारगेट है अनिल जी 2520 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट इसका बनेगा 2380 का, दूसरा टारगेट मैं दूंगा 2300 का। अग्रेसिव टारगेट है, बड़ा टारगेट है 2380 एंड 2300, ये दो टारगेट्स के लिए टोरेंट फार्मा फ्यूचर बेचना है। और इसमें स्टॉप लॉस अनिल जी जुलाई फ्यूचर में रहेगा करीब 2575 का, बड़ा स्टॉप लॉस है, मैं कहूँगा 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मगर अनिल जी टारगेट भी मैं दे रहा हूँ लगभग 140 पॉइंट से लेकर 220 पॉइंट का, राइट, ओवरऑल गेन। ये देने का कारण इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूट चुका है। फार्मा में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हो चुका है अनिल जी। एक दफ़े मैंने आपको बताया था कि फार्मा का एक फिफ्थ वेव आना है, और फार्मा स्टॉक्स में अनिल जी वो फिफ्थ वेव में आप देखिए कि ग्लेनमार्क वगैरह में कैसी सब तेजी आई, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली हमें कुछ फार्मा स्टॉक्स में देखने मिल सकती है, जिसमें से टोरेंट फार्मा एक ऐसा स्टॉक है अनिल जी जो मैं कहूँगा लगभग अप्रैल से ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और वो कंसोलिडेशन क्लियरली इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है। मैं समझता हूँ कि ये पैटर्न का एक और लेग जय एक चीज बताऊं, मैंने इस स्टॉक
एक चीज मैं आपको और बताऊं जय, मैंने ये स्टॉक बैन कर रखा है टोरेंट फार्मा। अब पूछो क्यों? नहीं, क्यों अनिल जी? इसलिए नहीं कि स्टॉक की क्वालिटी खराब है, बहुत बढ़िया बेहतरीन फार्मा कंपनी है। लेकिन ये है ना, ये मैं जब भी सोचता हूँ ना, जो मैं सोचता था कि जब तेजी होनी चाहिए तो मंदी हो जाती थी, मंदी सोचता हूँ तो तेजी हो जाती थी। तो इस चक्कर में मैंने मतलब मैंने अपने आप पे बैन करा कि मैं टोरेंट फार्मा पे कभी राय नहीं दूंगा। मतलब इसका ये कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ही नटखट, चंचल और शरारती है। आप जब भी इनको रिकमेंड करेंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप गलत कैसे पढ़े। तो इसलिए आप टोरेंट अनिल जी, फार्मा पर अगर राय देते हैं, पहली बात आप धन्य हैं, और दूसरी बात अगर आपकी राय सही हुई तो वाह जय, मैं इतना खुश होऊंगा कि जिसका बता नहीं सकता है। जी बताइए। अनिल जी, जहाँ तक मुझे याद है कि 18 के 19 मई को मैंने टोरेंट फार्मा में तेजी का कॉल दिया था। इनफैक्ट शायद वो पीक ऑफ द डे था और उसके टारगेट भी अचीव हो गए थे अनिल जी। तो वो टाइम तेजी के टारगेट अचीव हुए थे, तब तेजी लग रही थी। अब मंदी लग रही है और होपफुली ये हो जाए अनिल जी। पॉसिबल है कि जैसे आपने कहा, आपका एक्सपीरियंस और तजुर्बा तो मार्केट में है ही जबरदस्त। तो ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक वॉलेटाइल इतना हो कि लोगों के स्टॉप लॉस करवा के अपने पोजीशंस को हैंडल करता हो। कहीं ना कहीं मुझे चार्ट स्ट्रक्चर वो टाइम पे जब तेजी लग रही थी तब मैंने तेजी कही थी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रेंज है अनिल जी, अगर आप देखेंगे तो क्लियर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है इसमें, और वो पैटर्न के अपर एंड ऑफ द रेंज से घुमा है। तो एक और लेग मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव ई हम बोलते हैं उसे, एक और लेग नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर वो आता है तो 2380 से 2300 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। जुलाई फ्यूचर को बेचना है, 2575 का स्टॉप लॉस, 2380 2300 का टारगेट रहेगा। टोरेंट फार्मा जुलाई फ्यूचर्स को बेचना है, और आज भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है स्टॉक में इस समय। तो टोरेंट फार्मा पर बिकवाली की राय आ रही है जय की तरफ से। पर बिगुल बजाते हैं, 2:30 बज गए हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, आज ग्लोबल क्यूज भी थोड़े सुस्त हैं, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी जरूर आई है। डाउ फ्यूचर्स में जब शो की शुरुआती सेशन की बात कर रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स 250 अंक नीचे थे, अब लगभग 65 अंकों की रिकवरी आई है, पर अभी भी प्रेशर जरूर बना हुआ है डाउ फ्यूचर्स पर। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग 0.5% नीचे है इस समय। यूरोप के बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई है, कल जितनी तेजी आई थी आज उतनी ही गिरावट आप यूरोप के बाजारों में देख रहे हैं, तो 1.5 से 2% नीचे है। और एशिया के बाजारों की मिली जुली क्लोजिंग रही है। हांगकांग 0.5% नीचे बंद हुआ है, वहीं चाइना 0.5% ऊपर बंद हुआ है। तो ये तो है ग्लोबल सेटअप, थोड़े मिले जुले बट सुस्त संकेत है सर। दीप एक मिनट, आप को मैं एनालिसिस दूं और डेटा बताऊं उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक को लेकर जो खबर आ रही है ये थोड़ी समझने वाली बात है। 4.5% आईसीआईसीआई बैंक नीचे है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक इक्विटी रेज करना चाहता है। इंटरेस्टिंग। ओके, $300 करोड़। ओके, $3 बिलियन। अच्छा, इक्विटी रेज आईसीआईसीआई बैंक, क्या बात है। क्या आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कोई ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक इशू या किस तरह से इक्विटी क्यूआईपी वगैरह कुछ आने की बात है क्या? ओके, इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक इतना नीचे आया है। आशु सर, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? आईसीआईसीआई बैंक, खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर इक्विटी रेज करना चाहता है। अनिल जी, थोड़ा सा ये टेम्परेरी नेगेटिव इसी की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बड़ी गिरावट इस वजह से आएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इक्विटी रेज होती है, हो जाती है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई खराब बात है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। और अगर किसी इस तरह की न्यूज़ के चलते अगर कोई शार्प डिप आता है तो डेफिनेटली अनिल जी लेने वाला कैंडिडेट फिर से हो जाएगा। ओके, तो जरा आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स देखिए और वागले साहब बताइए कहाँ सपोर्ट है अब नेक्स्ट, अगला जहां जाके रुकना चाहिए, या ये सपोर्ट के आसपास ही आ गया है, यहीं पे ले लें क्या? अनिल जी, नहीं, मुझे थोड़ा सा बेरिश लगता है। अगर ये 357 के लेवल्स ब्रेक करेगा, ये मैं जुलाई फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, 357 356 का एक सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो ये 350 345 तक नीचे जा सकता है। तो लेने की तो मेरी बिल्कुल भी सलाह नहीं होगी, सेटअप नेगेटिव है। जी, तो ये है आईसीआईसीआई बैंक पर खबर। देखते हैं आगे किस तरह का रुझान बनता। हाँ दीप, अब मैं आपका जो सवाल था उस पर आता हूँ, विश्लेषण वाले मामले पर। पॉइंट नंबर 1, हम हैं इस वक्त एग्जैक्टली 10,400 पर। 10,400 के पुट पर हैं 30 लाख शेयर
और कॉल्स पे है 21 लाख शेयर के आसपास का ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो ये एक है आपके लिए अभी जो पोजीशन बनी हुई। अब आइए 10-500 के 10-500 के पुट पर 32 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 65 लाख शेयर हैं। इन 32 लाख शेयरों में से 20 लाख शेयर तो आज ही जुड़े हैं पुट में। आज के पुट राइटर हैं 20 लाख शेयर, क्योंकि आज 10,500 के पार भी निकले, 10,550 पे टिके भी, और इन लोगों ने बड़ी पुट खरीद ली, पुट शॉर्ट कर दी, तेज़ी बना ली। इनके सर मुंडाते ही ओले पड़ गए आज। तो ये गलत वक्त पर एंट्री में आ गए यहाँ पे 10,550 पर, 10,500 पर। तो पहली चीज़ तो ये कि इन 30 लाख शेयरों का दबाव है आपके ऊपर। शॉर्ट साइड पर चूंकि 30 लाख शेयर आज जुड़े हैं 10,500 के कॉल पर और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 65 लाख शेयरों का है, तो एक चीज़ तो पक्की कि 10,500 10,550 के ऊपर जाना अब आपके लिए मुश्किल है। और मुश्किल होने की दो बड़ी वजह, एक ये वायदा कारोबार के डेटा और दूसरे 200 पॉइंट का डाउ का करेक्शन। तो ये है। अब सवाल यहाँ पर ये कि ये तो ठीक है, लेकिन नीचे कितना आप जा सकते हैं, ये दूसरी चीज़ है। नीचे कितना जा सकते हैं, तो नीचे जाने में देखिए 10,250 10,325 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरा पॉइंट ये कि आज का हमने ये कहा था कि 10,400 के आसपास खरीदिए 10,375 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 10,371 का लो बनाया है। अगर आपकी तेजी की पोजीशन बनी है और इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 10,371 आज के लो का स्टॉप लॉस रखिए। आज का लो टूटता है निफ्टी का तो वहाँ शॉर्ट कीजिए, 50 पॉइंट 75 पॉइंट वहाँ से आपको और मिल सकते हैं, 10,325 10,300 तक के, उसके लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ मत करिए आज का लो टूटने के बाद, और अगर आज का लो नहीं टूटता है तो आप वापस 10,450 10,475 तक जा सकते हैं। तो 50 से 75 पॉइंट की मूव आइदर साइड आ सकती है। एक्सपायरी है तो नीचे आपको सपोर्ट मिल जाएगा शॉर्ट्स का, ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको कुछ करने नहीं देगा। तो अभी इंतजार कीजिए, कुछ मत करिए, शांति से बैठिए। ये निफ्टी पर आए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर 22,000 पार करना अब मुश्किल होगा। 8 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, तो 22,000 के आसपास आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन 22,000 एक बार पार किए तो थोड़ी तेजी अच्छी बनेगी। वैसे अभी थोड़ी सी संभावना कम दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर रहेंगे ऐसा भी नहीं है। 21,650 21,500 की रेंज ऐसी है यहाँ पर अच्छी खरीदारी आती दिखेगी। तो मेरा ये समझना है अगर यहाँ से आप थोड़ा और नीचे आते हैं 150-200 पॉइंट, तो वहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो थोड़ा और नीचे आ जाए तब खरीदारी के बारे में सोचेंगे, और अगर उससे पहले ऊपर आ जाए तो शॉर्ट करने के लेवल भी बनेंगे। तो अभी इस मिड पॉइंट में है, हम ट्रेड कर रहे हैं आखिरी एक घंटे में, तो मिड पॉइंट पे अभी ट्रेड नहीं लेना है, वेट एंड वॉच करना है। लेवल आने दीजिए, हम काउंटर ट्रेड लेंगे। जी दीप। बिल्कुल, तो इस समय अवॉइड करिए जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर सवाल है। आते रहेंगे लेवल्स, उसके बाद ट्रेड करेंगे। बट जैसा अनिल जी ने कहा, गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट्स अभी भी प्लेस में है और वहां से रिकवरी भी आ सकती है, बट ऊपरी लेवल्स भी थोड़े कैप लग रहे हैं इस समय, तो शायद वहां पर भी आप देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर आएगा। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स मिल रहे हैं। इस समय इंडेक्स पर ट्रेड नहीं करिए, ये आपके लिए सलाह आ रही है। चलिए, ये तो है इस समय इंडेक्स पर राय, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हम अच्छे मूव्स आते हुए देख रहे हैं और वहां पर नजर रखनी चाहिए। जी अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे सर? अनिल जी, एक मेरे को और चीज आपसे पूछनी थी, उससे पहले एक बार दिखा देते हैं कि आज जो बैंक निफ्टी पर सलाह रही है वो कैसी रही है, क्योंकि सुबह भी अनिल जी ने कहा था कि 22,500 के लेवल्स अगर आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर चाहें, और बिल्कुल देखिए वहां से जो रिवर्सल आया है वहां पर अच्छी आपको गेन्स भी मिली होंगे। एक बार देख लेते हैं सुबह क्या सलाह दी गई थी। 22,500 पर शॉर्ट कीजिए, एक चांस लीजिए। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, अपने रिस्क लेना जानते हैं, समझते हैं, तो 22,500 पर ट्रेड कीजिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर 22,350 22,250 22,050 ये 3 लेवल। हमने कहा था कि सेल बैंक निफ्टी नियर 22,500, ठीक है। और आज का हाई आप देख लीजिए 22,494 का फ्यूचर्स में है और कैश में 22,480 का है। और ये भी कहा था कि जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स जो समझते हैं बाजार की मूड को, पल्स को देखकर, और एग्जैक्टली वहीं से घुमाया। और मैं ये कहूँगा कि आज जितनी राय दी थी उनमें सबसे बोल्ड और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल यही था कि 22,500 पर एक बार आपको चांस लेना चाहिए बैंक निफ्टी का।
बिल्कुल, और आपको कहा भी क्या था कि अच्छे लेवल से शॉर्ट करने के लिए, और अगर आपने वो सलाह मानी थी तो देखिए आपको अच्छा ट्रेड मिला, अच्छी गेंस भी मिली होंगी और सभी वो टारगेट्स हिट होते दिखे हैं। पर अब अनिल जी की सलाह है कि इस समय ट्रेड अवॉइड करिए, देखते हैं फिर कुछ और स्तर मिलेंगे डाउन साइड या अप साइड पर, तो एक फ्रेश कॉल आप लेकर चल सकते हैं। थोड़ा प्रेशर जरूर आप बाजार में आते हुए देख रहे हैं, लगभग 570 अंक नीचे इस समय बैंक निफ्टी, और निफ्टी की गिरावट भी अब 100 अंकों की हो गई और ऊपरी स्तरों से तो भारी दबाव आता हुआ दिखा है। आईसीआईसीआई बैंक पर तो हमने चर्चा करी, फेडरल बैंक पर भी कॉल आया था, बंधन बैंक में भी आप वीकनेस आते हुए देख रहे हैं, एक्सिस बैंक यहां पर भी थोड़ी गिरावट दिख रही है, तो वहां पर भी आप नजर रखिए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, जिस तरह से आज प्रेशर बन रहा है, एचपीसीएल, किरण जी जरा इस पर राय दीजिए, क्योंकि अच्छी तेजी आ रही थी और एचपीसीएल कहीं ना कहीं ओएमसीज में लीड भी कर रहा था, 240 तक पहुंच गया था, अब मुनाफा वसूली आती हुई दिखिए, और प्रेशर आ सकता है या फिर यहां से फिर बाउंस बैक होगा स्टॉक पर? चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट जब आया था तब वो लेवल 3 करीबन 222 की, और 222 से लेके करीबन 242 245 के नजदीक के लेवल्स अटेन करके वापस ये लेवल्स को टेस्ट करने आ रहा है। तो चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी ठीक है, पर मेरा मानना है कि अभी खरीदी नहीं करनी चाहिए। 222 के करीब आता है तो उधर बाय करके चलना चाहिए, और 220 का स्टॉप लॉस रहेगा, और उधर से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बिल्कुल अच्छा है, अभी इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ओके, एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। नजर रखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, 17-18 दिन आपने लगातार प्राइस हाइक्स देखे हैं, पर आज आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं, और आईओसी पर स्पेशली नजर रखिए क्योंकि इसके नतीजे आने वाले हैं और इससे बाकी दोनों कंपनीज का भी ट्रेंड पर असर पड़ सकता है। किस तरह के रहेंगे आईओसी के नतीजे, एक बार जान लेते हैं। संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। बताएं संदीप, क्या अनुमान लगाया जा रहा है इस बार? गुड आफ्टरनून दीप, नंबर्स कमजोर रहेंगे। हमारा अनुमान है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी, ना केवल नेट लेवल पे बल्कि कामकाजी फ्रंट पे भी। आप देखिए जो 6,650 करोड़ रुपए का मुनाफा था अबिड्डा लेवल पे, वो अब 1,650 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे में बदलता हुआ दिखेगा। ये क्वार्टर में हमने बीपीसीएल एचपीसीएल के नंबर ऑलरेडी देख लिए हैं, बड़े इन्वेंट्री लॉसेस होते हुए दिखे थे, और आईओसी के केस में हमारा अनुमान है जिस तरह से $13 के आसपास का करेक्शन इनको इस बार नंबर्स में फैक्टर इन करना है। 6,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेंट्री घाटा इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा, जिस वजह से सारी पिक्चर बदल जाएगी। और इनफैक्ट इनकी जो जीआरएम्स है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो भी नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखेंगे। $4 के मुकाबले $1 से $1.5 के आसपास का जो जीआरएम है वो नेगेटिव साइड पे इस बार आता हुआ दिखेगा, और उसी से जो मार्केटिंग मार्जिन इनके स्ट्रांग थे वो कहीं ना कहीं वाइप आउट होते हुए दिखेंगे। दूसरी मार पड़ेगी रुपए की कमजोरी से, बड़े जो फॉरेक्स घाटा है वो भी इस बार नंबर्स में आता हुआ दिखेगा। तो एक तरफ इन्वेंट्री लॉस, दूसरी तरफ फॉरेक्स लॉस, इस वजह से नंबर्स बेहद खराब आते हुए दिखेंगे, जिस वजह से आप देखिए मुनाफे से एक कंपनी घाटे में आएगी और 3,650 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा आ सकता है 2,339 करोड़ के मुकाबले। तो नेट नंबर्स काफी खराब रहेंगे इस बार। नेट नंबर्स काफ़ी खराब रह सकते हैं जहां तक आईओसी का अनुमान है, और स्पेशली जीआरएम्स, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, वहां पर भी आपको प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। तो देखेंगे किस तरह के नंबर्स यहां से आते हैं। पर बाजार की चाल थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है इस समय, और किन लेवल्स पर कल एक्सपायरी होगी जून सीरीज की, ये भी जानना जरूरी है। एक्सपायरी पोल वापस आ गया है, आशीष हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि बाजार के एक्सपर्ट्स क्या अनुमान लगा रहे हैं कि किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। गुड आफ्टरनून आशीष, बताइए, इस समय तो थोड़ी वीकनेस आ रही है, बट एक्सपर्ट्स की क्या राय है, किन लेवल्स पर एक्सपायरी दिख रही है उन्हें? गुड आफ्टरनून दीपांशु, और काफ़ी लंबे समय के बाद एक्सपायरी पोल की वापसी हो रही है। हमने करीब 1 बजे जो है बाजार के दिग्गज जानकार जो है, ब्रोकर्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की और उनकी राय जानना चाहिए, और वहाँ से फिर हमने एक पोल निकालना चाहा कि एक्सपायरी कहाँ तक हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बता दूं। निफ्टी में देखिए, जब हमने बात की थी जानकारों से, एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस देखने को मिल रहा था। अगर आप देखें तो 71% बाजार के जानकार जो है, दिग्गज जो है, वो मान रहे थे कि 10,450 से लेकर 10,550 ये एक ऐसी रेंज है जहां पर ज्यादा संभावना नजर आ रही है एक्सपायरी होने की। 18% ऐसे हैं 10,350 से 10,450 के बीच में एक्सपायरी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कुछ एक खास तबका भी है, और ज्यादातर मैं बताऊं आपको तो एफएनओ ट्रेडर, एफएनओ जो एनालिस्ट हैं, वो मान रहे थे कि 10,500 लगभग मान रहे कि 10,600 तक निफ्टी जा सकता है। इसके पीछे का तर्क उन्होंने बताया कि सिस्टम में शॉर्ट काफी ज्यादा बने हुए हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट की जा रही थी। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत मिली जुली राय देखने को मिली। फिर भी अगर हमने जो रेंज निकाली
उसमें से अगर आप देखें तो 37% बाजार के जानकार मान रहे हैं 22,000 से लेकर 22,300 के बीच में एक्सपायरी होने की संभावना है। 25 से 26% थोड़ी सी मिलीजुली राय आपको 21,700 से लेके 22,000 और 22,300 से लेके 22,500 के बीच में देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिमिलर जो राय है लगभग 25-26% जानकार मान रहे हैं और 12% ऐसे जो मान रहे हैं कि 22,500 से लेके 22,800 इतनी तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं। और ये सिमिलर तबका है जिसके बारे में हमने बताया जो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो मान रहे कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग की रैली आती है तो निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो निफ्टी पर व्यू ज्यादा साफ नजर आ रहा है जानकारों का 10,450 से लेकर 10,550। बिल्कुल 10,450 10,550 ये रेंज रहेगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे थोड़ा ओपिनियन डिवाइडेड है, एक बड़ी रेंज निकल कर आ रही है जहां तक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये पोल लाने के लिए। तो कल है एक्सपायरी, उससे पहले आपको बता देते हैं कि एक्सपायरी के लिए आप कौन सा ट्रेड कर रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पालविया साहब। पालविया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पालविया सर बताइए एक्सपायरी से पहले किस तरह का ट्रेड रेकमेंड करना चाहेंगे? जी गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। देखिए मार्केट में अभी 2 बजे से हमने देखा कि करीब मार्केट में काफ़ी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और काफ़ी डेटा में चेंजेस देखने को मिले पिछले आधे घंटे में। और अगर हम देखें तो जो 10,400 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रहा था वो भी अभी इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी ने तोड़ दिया है। बट हालांकि अगर हम देखें तो फिर भी अभी कॉल राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव है 10,500 10,600 की स्ट्राइक पे। और जिस तरीके का एग्रेशन और कॉल राइटिंग में देखने को मिला है ये तो लग रहा है कि 10,500 क्रॉस करना एक्सपायरी के पहले थोड़ा सा टफ हो गया है यहाँ से। तो मार्केट में मुझे लगता है 10,300 से 10,450 ये एक रेंज के लिए प्ले करेगा आज और कल के सेशन के लिए। तो अभी हम यहाँ से जो बाय करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो 10,400 का कॉल ऑप्शन जो कि अब 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड जरूर इनिशिएट करेंगे क्योंकि मार्केट में सपोर्ट है करीब 10,300-320 की रेंज में। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि एक पुल बैक का ट्रेड जरूर बनना चाहिए। तो 10,400 का कॉल ऑप्शन जो कि 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है इसको बाय करके हम पुल बैक का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर 4-5 रुपए और भी गिरता है तो 35 रुपए से 40 रुपए 35 रुपए से 30 रुपए की रेंज में इसको बाय करें। स्टॉप लॉस रखें इसमें 15 रुपए का। और ऊपर में हमें लग रहा है वापस से पुल बैक बनेगा जो कि 10,400 10,420 की जोन में निफ्टी को लेके जाएगा। तो ये कॉल ऑप्शन में जो टारगेट बनना चाहिए वो करीब बनना चाहिए यहाँ से 65 रुपए से 70 रुपए तक के। तो 10,400 का कॉल ऑप्शन 35 रुपए से 30 रुपए की रेंज में बाय करना है। 15 रुपए स्टॉप लॉस रखना है। 65 से 70 रुपीज के इसमें टारगेट होगी। ओके एक ही कॉल पालविया जी, एक और कॉल है? दीपांशु जी एक ही कॉल है इंडेक्स पे फिलहाल अभी। ओके एक कॉल है इंडेक्स पे कल की एक्सपायरी के लिए 10,400 का कॉल खरीदिए। 30 से 35 रुपए के बीच में आपको मिलना चाहिए। 65 से 70 रुपए के आपके टारगेट्स रहेंगे। 15 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये राय आ रही है पालविया साहब से। पालविया जी बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए। जय ठक्कर के लिए बिगुल बजाते हैं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताएं जय। दीप पुट ऑप्शन खरीदना है और खरीदना है भारती का 560 का जुलाई का पुट ऑप्शन। 560 का भारती का जुलाई का पुट ऑप्शन अगर हम देखें तो करीब करीब मैं कहूंगा कि 27 रुपये 50 पैसे 28 रुपये के आसपास मिल रहा है। दीप ये लेकर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारती में डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है और कहीं ना कहीं शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ पे 530 तक के लक्ष्य मुझे नजर आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। इसका पहला टारगेट ऊपर में दीप रहेगा 39 का, दूसरा टारगेट रहेगा 44। 39 एंड 44 ये दो टारगेट्स के लिए भारती का 560 का जुलाई का पुट खरीदना है। इसमें हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे दीप कहीं ना कहीं 22 रुपये का। तो अगर आप देखें तो नीचे 7 रुपये, ऊपर 9 रुपया एंड देन 15 रुपया ये टारगेट्स है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड टारगेट है हमारा उसमें 1:1 का 1:2 का रिस्क और क्लियरली बेटर है। ओके ये है आपके लिए नतीजों। भारतीय एयरटेल पर व्यू और हम देख भी रहे हैं कि 3% का आज ब्रेकडाउन आया। वैसे एक रेंज में ही रहा है ये स्टॉक 550-600 के बीच में, बट एक अच्छी अपमूव आई थी पिछले हफ्ते, स्पेशली जो फुटसी रीबैलेंसिंग के चलते जो खरीदारी आ रही थी। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी आ रही है इसमें, 560 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है भारतीय। चलिए अब बिगुल बजाते हैं वागले जी के लिए BTSTT का।
बताएं वाकले सर। दीपांशु, बेचना है HCL टेक को 557, 557.50 के करंट भाव से 561.50 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 545 तक के मुझे डाउन साइड दिखाई दे रहे हैं। ओके, HCL टेक में बिकवाली की राय है वागले साहब की तरफ से 557 558 के आसपास यहां पर बनाए आप शॉर्ट पोजीशन है। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। सुमित बगड़िया जी हमारे साथ तैयार इस वक्त फोन लाइन पर, आइए उनके लिए बिगुल। सुमित जी, आज सुबह से, आज मतलब दोपहर से मुझे थोड़ी आपकी याद ज़्यादा आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर सुमित जी होते तो शायद बहुत जल्दी पुट ऑप्शन दे देते, शुरुआत में मंदी में आ जाते हैं, लेकिन आप थे नहीं शो में। कोई ऑप्शन पुट का लेकर आए आप? बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद याद करने के लिए। एक ऑप्शन का स्ट्रेटेजी मेरे पास इंडेक्स में है और एक BTST, ये दो मैं देना चाहूंगा अभी। तो सबसे पहले आपने ऑप्शंस का नाम लिया, तो ऑप्शंस के अंदर बैंक निफ्टी में जी, तो सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर आपने नाम लिया, तो ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल से शार्प सेलिंग आया है और अगर आज इसी तरह से क्लोजिंग देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी में यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। 21,600 का पुट लेने का सलाह रहेगा। 240 250 अभी CMP है। 21,600 का पुट लेने का सलाह रहेगा। 240 250 अभी CMP है। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा है 100 रुपए का 21,600 के पुट के अंदर। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह से बैंक निफ्टी गिर रहा है, ये गिरावट यहाँ से बढ़ेगी और ऊपर में 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक के टारगेट होंगे 21,600 के पुट के बैंक निफ्टी के। तो ये पुट कौन सा, कल वाला है कि अगले हफ्ते का है? कल वाला अनिल जी, कल वाला। 240 250 में लेना है और 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है या 140 का? 100 रुपए का स्टॉप लॉस और 400 से 500 का टारगेट होगा। परफेक्ट। तो ये तो हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीदने की राय, मंदी करने की राय है सुमित जी की तरफ से। आइए अब आइए सुमित जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, परसों हमने मुथूट फाइनेंस सेल दिया था टॉप पे। आप देखिए मुथूट फाइनेंस एकदम लो पे ट्रेड कर रहा है आज और 2 दिन की मार्केट की तेजी में इसने लो लगाया और अभी ये और गिरेगा। अब जो स्टॉक हमें रडार पे आया है इसी सेक्टर वाला है मन्नापुरम। मन्नापुरम में गिरावट जस्ट अभी शुरुआत हुई है। 151 के आसपास का स्पॉट लेवल है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मन्नापुरम यहाँ से एक बड़ा फॉल दिखाएगा। कोई भी पुल बैक बाउंस बैक में मन्नापुरम में सेल का व्यू लेके काम करे, एग्जिस्टिंग सेल पोजिशन होल्ड करके चले। जिस तरह का कैंडल मन्नापुरम में बन रहा है, एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जिसमें 142 रुपए से लेके 138 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में मन्नापुरम में देखने को मिल सकते हैं। तो सेल करें, ऊपर में 158 159 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, 159 का स्टॉप लॉस, 142 138 के टारगेट के लिए मन्नापुरम में शॉर्ट करने की राय सुमित जी की तरफ से। ये है दूसरा कॉल आपके लिए। एक बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है, तो दूसरा आपके लिए यहाँ पर खरीदने की राय है मन्नापुरम का शॉर्ट करने की राय है मन्नापुरम। आइए केनरा बैंक ये देगा अपने रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स कैसे रहेंगे ये जान लेते हैं पूजा से। पूजा बताइए। जी, कैनरा बैंक के नंबर्स में स्लो ग्रोथ ही रहेगी। एक और भी कारण है इसका कि बैंक का जो फोकस है वो इस बार पूरी तरह से मर्जर पे था। सिंडिकेट बैंक के साथ कैनरा बैंक का मर्जर होने वाला है, तो पूरा फोकस वहीं पे था। इस वजह से एक कंसोलिडेशन प्रक्रिया में भी थी बैंक। लेकिन हम बाकी सारे नंबर्स देखेंगे तो वहां पर घाटे से मुनाफे में आएगी। कहीं ना कहीं एक छोटा बेस था, उसका भी फायदा मिलेगा क्योंकि पिछले साल बैंक ने प्रोविजनिंग भी काफी ज्यादा कर ली थी। तो अगर वहां से देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखेगी बैंक। और इसके अलावा कुछ और नंबर्स की बात करें तो Q4 FY20 में NCLT रेजोल्यूशन के द्वारा भी कंपनी को कुछ रकम मिलने की उम्मीद है। 2000 करोड़ की रिकवरी का अनुमान है, तो उससे भी कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा। आने वाले समय के लिए कॉर्पोरेट और MSE पोर्टफोलियो के प्रदर्शन किस तरह के होंगे, इन तमाम कमेंट्रीज पर हमारी नजर होगी। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 8.4% से घटकर 8.2% ही रहने का अनुमान है। मतलब हमारा अनुमान है कि 8% या 8% के नीचे ही कैनरा बैंक के NPAs देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने का अनुमान नहीं है कैनरा बैंक के केस में। अगर एसेट क्वालिटी या NPAs में बढ़त होती है तो वो नेगेटिव होगा कैनरा बैंक के केस में। और आने वाले समय में मर्जर को लेकर किस तरह के कमेंट्री आती है उस पर भी नजर रहेगी। ओके, ये है आपके लिए केनरा बैंक पर नतीजों का पूर्वानुमान। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल
BTST का आशीष सर के लिए। जी सर बताएं। अनिल जी देखिए, अभी भी जो गिरावट आ रही है वो फाइनेंशियल्स में ही आ रही है, और फाइनेंशियल लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक है, तो फाइनेंशियल में फिर से वीकनेस आ सकती है और बैंक निफ्टी नीचे ले जा सकता है। तो अभी भी अगर रिवर्सल के लिए करना है तो अनिल जी ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहिए जो थोड़ा सा हट के और बिल्कुल रन ऑफ द मिल नहीं हो और सबका फेवरेट नहीं हो, क्योंकि सबके फेवरेट स्टॉक जो होते हैं ना उनमें गिरावट ज़्यादा आ जाती है। अनिल जी ये स्टॉक फ्यूचर का है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रही होगी, क्योंकि इसमें स्प्रेड नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें इलिक्विड है, सेफ स्टॉक है, और इसमें मैं स्टॉक के बारे में बोलूं, मैं कुणाल जी से भी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि वो ट्रैक करते हैं, उनकी इंटरवेंशन भी चाहिए होगी। स्टॉक अनिल जी अभी जो आप बोल रहे थे ना टॉरेंट फार्मा है, वो नहीं करना, वो टॉरेंट फार्मा नहीं है, टॉरेंट पावर है। तो अनिल जी मेरा रिकमेंडेशन है टॉरेंट पावर लेने का, और मुझे लगता है कि अनिल जी इसको थोड़ा पोजिशनल लेके रखना चाहिए, ना कि फ्यूचर ले, क्योंकि फ्यूचर 3000 का लॉट है, मार्केट ऊपर के लेवल पे है। मुझे लगता है अनिल जी टॉरेंट पावर को डिलीवरी बना के, डिलीवरी कैश स्टॉक में डिलीवरी अपने जिसका मन है लेके रखना चाहिए। और मुझे लगता है अनिल जी यहाँ से सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस, सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और थोड़ा पोजिशनल 20, 25, 30, 40, 50 काफी अच्छा टारगेट भी इसका बन सकता है। तो अब जो नया स्टॉक अगर रडार में आएगा तो अनिल जी वो थोड़ा सा ऐसा स्टॉक करना चाहिए जो लो बीटा हो और थोड़ा सा सेफ हो। और अनिल जी राइट स्टॉप लॉस और राइट टारगेट क्या हो सकते हैं, इसके लिए मैं कुणाल जी की भी इंटरवेंशन चाहूंगा। टॉरेंट पावर, वैसे आज जो आप बोल रहे हैं कि इसको पोजिशनल खरीदिए इंटरडे, आजकल वैसे भी अभी जो भी आज लोगों ने सबने खरीदा है ना इंटरडे के लिए, वो ऑलरेडी पोजिशनल हो चुके हैं, आप चिंता ना करें। तो आप पोजिशनल नहीं भी बोलेंगे तो पोजिशनल हो रहा है, खरीदने वाले सारे ट्रेड हो रहे हैं पोजिशनल, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। कुणाल जी मदद कीजिए आशु जी की। अरे जी देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है, मैं पूरी तरह आशु जी के साथ हूं, और जो स्टॉप लॉस भी उन्होंने सुझाया 10 रुपए का, मेरी राय में देखिए 312-13 का स्टॉप लॉस भी काफी रहेगा। मौजूदा भाव 322 का है, तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, तो परफेक्ट स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर मेरी और राकेश जी की लगातार जी टॉरेंट पावर पे खरीदारी की राय है, और मेरी निजी राय भी यह है कि बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, टॉरेंट पावर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल इसको खरीद करके चलें, और मध्यम से लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और मीडियम टर्म में इसका टारगेट जो है वो 350 के ऊपर हो सकता है, तो बिल्कुल निवेशित रहने की राय है, खरीदने की भी राय है इस तरह। आपके लिए टोरेंट पावर 350-370 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है। आशीष सर के लिए 310 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मैं तैयार हूं एक बिगुल के लिए। तो दीप रिक्वेस्ट है आपसे, कल के 2000 का बिगुल बजाया जाए। बिल्कुल सर, इंतजार था कल के 2000 का बिगुल अनिल जी के लिए। सर कल की तरह आज भी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी है या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है सर? जी हाँ, बिल्कुल बैंक निफ्टी पर ही है। 21,550 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मैं इसीलिए जल्दबाजी में बिगुल बजाए, 21,500 के नीचे डिप किया ही था, और मेरे लिए वो परफेक्ट लेवल है 21,500 पर, जहां पर मुझे बैंक निफ्टी लेना है, बाय करना है। तो बैंक निफ्टी खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर छोटी सी रिस्क रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परफेक्ट है। 21,550 पे ले लीजिए, 21,400 तक आए तो और 450 तक और लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्टॉप लॉस होगा 21,300 का, आप नोट कर लीजिए। 21,300 का स्टॉप लॉस है। 21,550 से 21,400 तक आपको खरीदना है, और नीचे में तो नीचे के लिए थोड़ी सी जगह रखिए, बस उतना ही। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे आपके लिए बनेगा, एक मिनट में आपको टारगेट 21,700, ओके, 21,800, ओके, और 21,950। ये 3 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। रेंज में लीजिएगा। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि उतना कॉन्फिडेंट वाला वो ट्रेड नहीं जैसा कल जो ब्रेकआउट पे हुआ था। देखो, ब्रेकआउट पे ट्रेड में हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, और ट्रेंड के विपरीत कॉन्ट्रा ट्रेड जब आप रेंज पे नीचे पढ़ के खरीदते हो तो कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि आप है ना ट्रेंड के अगेंस्ट खरीद रहे हो, ट्रेंड कमजोरी का बन रहा है, आप खरीद रहे हो, वो कॉन्फिडेंस कम रहेगा। तो कॉन्फिडेंस कम रहेगा, इसका मतलब क्या है? ट्रेड नहीं करना, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस जब कम होता है या ट्रेंड के अगेंस्ट आप कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी कम करनी होती है,
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रेंज है तो रेंज के निचले एंड के लिए थोड़ी सी जगह और खरीदने के लिए, एवरेज करने के लिए रखनी होती है। और तीसरी बात, आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना होता है। वो अगर आप करने को तैयार है तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक परफेक्ट बाय बनता है 21,500 के आसपास, इसीलिए मैंने वहाँ से खरीदने की राय दी। 21,300 आपका स्टॉप लॉस है, 21,650 21,700 पहला टारगेट बनता है, 21,800 21,950 तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में। देखिए आप 1000 पॉइंट ऊपर से नीचे आया है बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप, आज पूरा स्क्रीन पर 1000 पॉइंट आया है। अब यहाँ से एक बाउंस आपके लिए बन सकता है। अभी आपका डाउ फ्यूचर्स 300 सवा 300 पॉइंट नीचे है, ठीक है। अगर फर्ज करें बंद होते तो डाउ फ्यूचर्स 101 पॉइंट रिकवर हो गए तो आपका बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, तब आप एक बार बेच कर निकल जाइए। इस कॉल में मेरे पास में एक राय और होगी आपके लिए, कोशिश ये करें कि इस ट्रेड को इंट्राडे ही रखें, कल के लिए ना ले जाएं। भले कल के 2000 है, लेकिन कोशिश ये करें इंट्राडे के लिए। और अगर ले जाना होगा तो इसको हम ऑप्शंस में शिफ्ट करेंगे और वो 3:20 पे मैं आपको बताऊंगा। जी दीप, ये है मेरा कॉल आज के लिए बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने का। कॉन्ट्रा ट्रेड है, उतने कॉन्फिडेंस से मत खरीदिए जो कल आपको दिया था कि ब्रेकआउट होते ही तेज खरीदिए। ब्रेकआउट के ट्रेड हमेशा कॉन्फिडेंट वाले होते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड में हमेशा सावधानी ज़्यादा चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो एक काउंटर ट्रेड आ रहा है आपके लिए इस समय बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने का 21,550 से 21,450। ये एक खरीदारी की रेंज होगी तो थोड़ा स्टैगर करके खरीद सकते हैं। 21,700, 800 और 950 तीन टारगेट्स हैं आपके लिए। 21,300 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये है अनिल जी की राय इस समय बैंक निफ्टी पर। एक्शन है बैंक निफ्टी पर। जब अनिल जी स्ट्रैटेजी बता रहे थे तो थोड़ी रिकवरी भी देखी थी, 21,620 तक बैंक निफ्टी ने रिकवर किया था। अब वापस 575 के आसपास ट्रेड कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स इस समय 300 अंक नीचे है, तो वहां से थोड़ा दबाव जरूर आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपको बेहतरीन एक्शन दिखा रहे हैं और उसके दम पर आप ट्रेड्स भी होते हुए देख रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये होल्ड आउट कर रहा है वीक बाजार में भी। वागले साहब, थोड़ा करेक्शन तो यहां पर भी ऊपरी स्तरों से आया है पर अभी भी पॉजिटिव में मेंटेन कर रहा है। इस डिप पर खरीदारी करनी चाहिए बालकृष्ण में या थोड़ा और करेक्शन का वेट करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होगी यहाँ पर? दीपांशु, अगर यहाँ से मार्केट घूमता है तो बालकृष्ण परफॉर्म करेगा। 1220 का 1230 का रादर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक होना नहीं चाहिए। ये मैं जुलाई फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। अभी 1256 है, मे बी यहाँ से लेकर 1240 तक स्टॉप लॉस बाय करके 1225 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है ये 1300 के पार जाना चाहिए अगले कुछ दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए बालकृष्ण पर राय। और आइए इस बीच बंसल जी कुछ अपनी तरफ से अपडेट देना चाहते हैं। बंसल जी, हम अपडेट का हमेशा स्वागत करते हैं, बताइए। देखिए अनिल जी, अभी कल हमने चेन्नई पेट्रो दिया था अनिल जी, उस पर सर्किट लगा और इतने वीक मार्केट के अंदर जो सुबह का पिक था हमारा MRPL वो भी ऑलमोस्ट सर्किट पर ही है। बट आज क्या हुआ, थोड़ा सा लेट हो गए। तो अनिल जी कहना चाहता हूं कि एक और स्टॉक रडार पर है और फंडामेंटल में वो चेन्नई से और MRPL से काफी आगे है, सिर्फ नंबर्स के दम पर। तो ये स्टॉक हम देंगे कल सुबह अनिल जी। एक तो सुबह 8:30 बजे जब पिक ऑफ द डे देते हैं तब इस पर एक अपडेट देंगे और बाकी फुल अपडेट देंगे जब मार्केट खुलेगी इन लेस देन 1 मिनट। तो ये कहना चाहता हूं भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, जुड़े रहे, चिपके रहे जी बिजनेस के साथ। अनिल जी कल सुबह आएगा एक धुआंधार पिक जो कि चेन्नई पेट्रो और MRPL से भी तेज भागने का दमखम रखता है। जरा बंसल जी एक और प्रैक्टिस भी कीजिए मेरे प्यारे देशवासियों और मित्रों के साथ। हो सकता है चैनल की TRP बढ़ जाए अगर आप इस तरह से संबोधन करना शुरू करें। इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए भाइयों बहनों, या फिर वो वाली करिए, वो देवी और सज्जनों KBC वाली, कुछ अलग थोड़ा बड़ा सोचिए बंसल जी, मजा आएगा। चलिए, लेकिन एनीवे बंसल जी की पिक्स रहेंगी जोरदार, उसके लिए करिए इंतजार, आपको मिलेंगी बहुत जल्दी, चिंता न करें। आइए इस बीच बाजार थोड़े से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। बैन से बेनिफिट का वक्त है। कौन से हैं वो स्टॉक्स जो बैन में जाने बाहर आने को तैयार है, आइए उन पर डालते हैं नजर। जी, आशीष हमारे साथ है सब तैयार बताने के लिए। आशीष, पहले तो बताइए बाहर कौन आने वाला है? जी 3 स्टॉक बैन में बने रहेंगे। तीनों बैन में, ओके, कोई बाहर नहीं आने वाला है। एंट्री की तो लंबी लिस्ट है। अगर आप देखें तो NCC फिर से प्रयास कर रहा है, 100% आ गई है मार्केट पोजीशन लिमिट
बैंड में एंट्री करते हुए नजर आएगा। JSPL 98% का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यहाँ पर भी संभावना बन रही है एंट्री होने की। इंडसइंड बैंक 97% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। एस्कॉर्ट 96, M&M फाइनेंस 96, यानी NCC, JSPL, इंडसइंड बैंक, एस्कॉर्ट और M&M फाइनेंस ये प्रयास कर रहे हैं बैंड में आने का। ओके यहाँ पर बैन में आने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले रोल ओवर्स भी होते हैं। कई बार पोजीशन रोल ओवर्स में फ्रेश नहीं बना ली जाती है, बाद में एग्जिस्टिंग को बंद की जाती है, तो वो सारे एडजस्टमेंट भी रहते हैं। तो एंड ऑफ डे देखेंगे कितने स्टॉक्स और बैन में नए आते हैं। निकलने के चांस तो किसी के इस वक्त दिख नहीं रहे हैं। 700 अंक नीचे है बैंक निफ्टी। ओहो हो 21,550 सपोर्ट जोन के आसपास है, और 10,300 आपको याद है सुबह हमने बोला 10,250 10,325 मजबूत सपोर्ट जोन है, और एग्जैक्टली वहीं पर इस वक्त बाजार ट्रेड करता है। तो अपने सपोर्ट जोन के बेहद करीब है बाजार, देखते हैं वहाँ पर रुक पाते हैं या वहाँ से गिरावट और बढ़ती है। और बढ़ने और गिरने में सबसे आगे जो रहता है वो है आईबुल, 15% नीचे। किरण जी कहानी खत्म इसकी, वापस से नीचे की यात्रा शुरू या वनडे वंडर है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है और अच्छे खासे वॉल्यूम से ऊपर में 240 250 में बहुत सारे पोजीशंस अटक गए। मेरा मानना है कि इधर से एक बार 190 180 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, वहां पे रिव्यू लेना चाहिए। पर लॉन्ग पोजीशन से इन लेवल्स पे एक बार बाहर निकलने की सलाह है। अगर कोई अभी शॉर्ट पोजीशंस लेता है तो 220 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ये है आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पर राय आपके लिए आती हुई। इस बीच अशोक लेलैंड अपने नतीजे पेश करने वाला है, उसका अनुमान क्या है बताने के लिए तैयार हैं कुशल बताइए। अनिल जी, कमर्शियल व्हीकल स्पेस की कंपनी है और जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं तो टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स पे तो कम इम्पैक्ट पड़ा था वॉल्यूम वाइज गिरावट में, पर अशोक लेलैंड की वॉल्यूम में जो है आप ओवरऑल देखेंगे तो 57% की फॉल हमें Q4 में होती हुई दिखी है, और इस की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और 34 करोड़ की आय पोस्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहाँ पर तो बहुत ही डीप कट आता हुआ नजर आ सकता है। 11.1% पिछले साल इन्होंने मार्जिन्स घोषित की थी, और इस बारी जो हमारा अनुमान है वो करीब 2.4% का है, यानी कि लगभग 8.5% की गिरावट आपको इनकी मार्जिन्स पे आती हुई दिख सकती है। क्योंकि जो भी बिक्री हुई थी वो कंपनी ने काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट्स पर बेचे थे, और जिस पे रियलाइजेशन जो है वहां पर भी करीब 11-12% का फॉल आता हुआ नजर आया। तो इसका जो सीधा इम्पैक्ट है ये मार्जिन्स पर भी आता हुआ नजर आएगा। और अगर आप कंपनी देखें तो ये तो इनफैक्ट घाटे में आती हुई नजर आ सकती है। पिछले साल 653 का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था, और इस बारी करीब 70 का लॉस जो है अशोक लेलैंड पोस्ट करती है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो नंबर्स तो बेहद खराब लग रहे हैं। ओके खराब नंबर आने की आशंका है, और इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं कि नंबर्स खराब रहेंगे। अशोक लेलैंड बड़ा फेवरेट रहा है एक जमाने में आशु सर आपका। 54-55 रुपए पर रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड करना है खरीदने या बेचने का आपको? अनिल जी नहीं, वैसे तो लॉन्ग साइड पे ही खड़ा हुआ है। बिल्कुल ये हमारा मतलब 110 से परपेचुअल शॉर्ट था कि कुछ समझ नहीं आया शॉर्ट कर दें, और 47 से बाय कॉल दी है। और अनिल जी अब थोड़ा स्टैग्नेंट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, बट अगर थोड़ा सा डिप आता है तो पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। अनिल जी गिरने में छोटे वाले शेयर में ना अब गिरने वाले रेट कम हो गए हैं। अब गिरेंगे तो वापस अगर जो करेक्शन आएगी वो फाइनेंशियल ही लेके आएंगे अनिल जी। ओके तो फिलहाल थोड़े से इंतज़ार करें आप, वेट एंड वॉच रिजल्ट्स का निकल जाने दें एक बार, उसके बाद देखें क्या कुछ करना है। एक और रिजल्ट का इंतजार है कॉनकोर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अनुमान के साथ हैं संदीप बताइए। देखिए अनिल जी, नंबर्स यहाँ पे भी कमजोर रहेंगे। हमारा अनुमान है कि इनकी जो आय है वो 12% के आसपास घटती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा 21% का ड्रॉप आएगा, 370 करोड़ के नंबर आएंगे। मार्जिन जो 25.5% वाले थे वो अब 23% के भी नीचे चले जाएंगे, यानी कि 2.5% के आसपास का ड्रॉप यहाँ भी देखने को मिलेगा, और मुनाफे में करीब 33% के आसपास ही गिरावट आएगी। नंबर्स कमजोर इसलिए रहेंगे क्योंकि चाहे आप एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे देखिए चाहे घरेलू फ्रंट पे देखिए, जो वॉल्यूम्स है उसमें कमी देखने को मिलेगी। 5 से 6% का ड्रॉप दोनों फ्रंट पे, घरेलू और एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे देखने को मिलेगा। मार्केट शेयर घटेगा, उस वजह
वजह से जो आय है उसमें इस बार कमी देखने को मिलेगी और रियलाइजेशंस भी इस बार कम होते हुए दिखेंगे, जिस वजह से ओवरऑल नंबर्स टॉप लाइन फ्रंट पे आपको काफी कमजोर नजर आएंगे। मार्च के महीने में आखिरी के हफ्ते में हमने लॉकडाउन देखा था, लेकिन मार्च महीने में ओवरऑल देखे तो प्रेशर था, जहां तक रेलवे के वॉल्यूम्स की भी जहां तक बात है तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे आज इस बार आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आप देखें मुनाफा जो 33% के आसपास घट रहा है, ये और भी ज्यादा वीक होता अगर यहाँ पे टैक्स में कुछ एक्सपेक्टेशन है कि शायद कमी होकर आती हुई दिखे, जो टैक्स आउटगो है वो घटता हुआ दिखेगा, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 33% के आसपास का ड्रॉप है। अगर ये नहीं होता तो शायद मुनाफा और भी ज्यादा गिरता हुआ दिखता। इंपॉर्टेंट ये है देखना कि वॉल्यूम ग्रोथ, जैसे मैंने कहा 5 से 6% का ड्रॉप आएगा, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है आने वाले समय में ये जो कोविड-19 हुआ है उसका वॉल्यूम्स पे, जो अपकमिंग वॉल्यूम्स है उस पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा, रिलेशंस पे मैनेजमेंट की कमेंट्री, और साथ ही साथ जो सरकार की ओर से जो स्टेक सेल होना है उस पर कुछ अपडेट्स हैं जिस पे ऊपर खास तौर पे एनालिस्ट फोकस करेंगे। ओके, तो ये है कॉनकोर, जहां पर स्टॉक मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे आया है तो बाजार के साथ आया है। क्या कॉनकोर में फिर ऐसे रिजल्ट के पहले कोई एक्शन हो सकता है? जय, कोई खरीदारी या बिकवाली का सौदा है आपके ध्यान में? अनिल जी, मैं कहूंगा कि कॉनकोर का सवाल है, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर में इसका रेजिस्टेंस है अराउंड 440-45 के आसपास, बट बेचना नहीं है अनिल जी, क्योंकि नीचे में मुझे अच्छा सपोर्ट भी लग रहा है 405 पे। तो अगर मैं अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अनिल जी लग रहा है कि 405 की स्टॉप लॉस है, इनफैक्ट इसे खरीदना चाहिए, बट टारगेट छोटा सा ही बन रहा है 440-42 तक का। सो वो हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, आई मीन कम क्वांटिटी के साथ, बिकॉज स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही बाजू बाजू में, बट पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना है इसे। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त कॉनकोर पर। आइए एक बिल्कुल छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का जय के लिए। बताएं जय। अनिल जी, पहले तो एक अपडेट दे देता हूँ अनिल जी, आपने टोरेंट फार्मा बैन किया हुआ है और इनफैक्ट वो ऑलरेडी वहां से गिरा है, 2% गिर चुका है, हमने रेकमेंड किया, वहां से 2% का फॉल है, तो किसे अगर ट्रेल करना है स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर सकता है, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस के साथ वो तो खाली मैंने अपने लिए बैन किया हुआ है। अच्छा, नहीं तो अनिल जी, मैं आपके एक्सपीरियंस के ध्यान में रखकर मैं कहूंगा कि अगर ये वॉलेटाइल स्टॉक है तो स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए, बिकॉज जो लेवल पे हमने शॉर्ट रेकमेंड किया अनिल जी वहां से 2% नीचे तो प्रॉफिट बुक करना कर सकते हैं, तो ट्रेल तो खरीद सकते हैं, टारगेट्स वही रहेंगे अनिल जी। और अनिल जी, मैं कहूंगा जहां पे पुट ऑप्शन का सवाल है, मैं अनिल जी लुपिन का 900 का पुट ऑप्शन जुलाई वाला रेकमेंड करूंगा। जुलाई का पुट ऑप्शन लुपिन का 40 रुपए पे मिल रहा है अनिल जी, इसे बाय कर चलना चाहिए। इसमें मेरा पहला वाला टारगेट बनेगा लगभग 49 का एंड दूसरा टारगेट अनिल जी बन रहा है मेरा 57 का। 49 का पहला टारगेट लुपिन का, 900 का पुट ऑप्शन जुलाई का, और 49 और 57 ये दो टारगेट्स के लिए बाय करना है जी, इसीलिए बिकॉज अगर आप देखिए कि फार्मा में मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नजर आ रही है, और लुपिन में ये चीज मैंने आइडेंटिफाई की अनिल जी कि इसमें ये स्टॉक में खासकर आज वीकनेस हमें देखने मिल रही है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि 27 अप्रैल के जो हाई बना था, आज लगभग अनिल जी मैं कहूंगा 2 महीने होने आ गए, अप्रैल से मई और जून 2 महीने होने आ गए, और ये स्टॉक में क्लियरली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ ऊपर की तरफ मूव देखने मिला है, और अब ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक वीकनेस आ रही है। तो इतने नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ और बाद में वीकनेस आनी, तो स्टॉक में गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं अनिल जी, मैंने देखा है लगभग इन पास्ट इसकी प्रोबेबिलिटी जनरली बढ़ जाती है, इसलिए लुपिन का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। इसमें स्टॉप लॉस नीचे मेंटेन करना है 31 का, और स्टॉप लॉस 31 का 40 रुपए में लेना है। 900 का पुट ऑप्शन जुलाई महीने का लुपिन का 49-57 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय जय की तरफ से। और जय, ये टोरेंट फार्मा जो है ये बैन नहीं है, स्टॉक एकदम फर्स्ट क्लास एक्टिवली ट्रेड है, ये खाली मैं नहीं देता, लेकिन सिंपल चीज़ ये है कि आपके लिए जिनको रिस्क लेनी है वो ज़रूर ले। जैसे एक और स्टॉक कौन सा जस्ट डायल, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, वो हमारे सारे रिकमेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ वागले साहब। ओके, ये है। और इस बीच हमारे साथ भसीन साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और भसीन साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। बताएं भसीन साहब, अपडेट कोई पहले? सर अपडेट तो ये है कि हमने जो आपको बाय दिया था वो अभी कायम है, जो आपको था पेट्रोनेट LNG
वो आपको हमने 58.50 का स्टॉप लॉस है वो बने रहिए। और जो शॉर्ट कॉल था उसके अगेंस्ट 55 रुपए में फेडरल बैंक वो 52.90 आ गया है, 52.75-90। अगर आप बुक करना चाहें तो 4% 3% बच रहा है, वो बुक कर लीजिए। और जो बाकी हमारी कॉल्स हैं वो खड़ी हैं, दैट इज M&M फाइनेंस एंड ITC। अब आप कहें तो 2 कॉल्स हैं सर, एक बाय एक सेल। ओके जी सर, बताएं, शुरुआत करें प्लीज। इंट्राडे ट्रेडर का ये फायदा है सर कि अगर उसे 4% कहीं भी हेज मिलता है, ही मस्ट लर्न टू कवर ऑल्सो। तो सर पहली बात है, बाय है टेक महिंद्रा में 560 में 551 का स्टॉप लॉस, 580 का टारगेट। और साथ में सेल है, सेल में सर 31 रुपए में 31.75 का टारगेट स्टॉप लॉस है और 29 का टारगेट। ओके तो पहले तो टेक महिंद्रा 560 के आसपास बेचना है, सॉरी खरीदना है, और 581 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या रहेगा सर? 551 सर, 51 रुपए। 551 का स्टॉप लॉस, 581 का टारगेट। सेल बेचना है 31 के आसपास, 31.75 का स्टॉप लॉस है, 29 का टारगेट। ये 2 स्टॉक हैं जहां पर एक में खरीदारी, एक में बिकवाली की राय है बसिन साहब की तरफ से। बसिन साहब, आपसे एक मार्केट पे व्यू भी लेना चाहता हूं। अमेरिका के फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे है, क्या व्यू बन रहा है सर मार्केट पर? थोड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं, 10,250, 10,300 जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, 21,300, 21,400 बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल लगभग उसके आसपास आ रहे हैं। रुकेंगे या थोड़ी कमजोरी बढ़ सकती है? नहीं सर, मुझे लगता है यही रहेगा। और यूएस मार्केट का तो फ्यूचर्स कुछ दिखाता है, करते कुछ है। हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है और मिड कैप में मुझे लगता है वापस 10,400 के करीब एक्सपायरी होगी कल। ओके बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय। शुक्रिया बसंत साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। PFC 470 करोड़ का मुनाफा ये आता हुआ दिखा है। मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी अपने चार्ट तैयार कर लीजिए और यहाँ पर आपके सामने मुनाफे का आंकड़ा 470 करोड़ का। दूसरा आंकड़े भी हम आपके सामने जल्दी से रखेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन तब तक एक बार मैं फटाफट है ना लेवल्स पूछ लेता हूँ। कुणाल जी लेवल्स बताइए PFC के लिए। अनिल जी देखिए, एक सेल ऑफ हमने देखा है और यहाँ पर 86 रुपए 50 पैसे पर एक सपोर्ट है। 86 हाफ टूटेगा तभी इसमें कमजोरी और गहराई की, तो मेरी राय में 86 हाफ के नीचे बेचना चाहिए। ऊपर खरीदारी तब तक ना करें जब तक 89 हाफ पार ना हो जाए। तो 3 रुपए का बैंड है, 86 हाफ से 89 हाफ के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता है। 89 हाफ के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर 92 के टारगेट से बाय करेंगे। ओके ये है आपके लिए PFC पर राय। एक बार थोड़ा सा इंतजार करें। मुनाफा घटा है 2,790 करोड़ से घटकर आय बढ़ी है, तो ये आपके लिए एक बार आंकड़े मुनाफे के और आय के आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, तो इन पर नज़र रखिए। ओके तो PFC इस वक्त रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, इन पर ध्यान में रखिएगा। आइए बाजार में अब जो लेवल है, निफ्टी 10,300 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी 21,425 के आसपास है। ये है आपके लिए लेवल्स और 3:20 पर मैं आपको अपडेट भी दूंगा, बताऊंगा भी आपको कि जो भी आपने पोजीशंस बनाई है बैंक निफ्टी में उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक एक बार जल्दी से कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है, उस पर राय ले ली जाए एक बार हमारे एक्सपर्ट से। ओके DLF एक और स्टॉक है जो 5% कमजोर हुआ है। किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए, 160 के आसपास। क्या तेजी की पोजीशन पे स्टॉप लॉस कर लिया जाए या अभी भी होल्ड करना ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। हालांकि इसने एक एंड ऑफ डे कैंडल पे एक बेरिश एंगल्फ का कैंडलस्टिक पैटर्न किया है, पर जो ब्रेकआउट लेवल था उसके जस्ट ऊपर है, 158 का लेवल था, तो 160 में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 155 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो वापस एक बार यूटर्न ले सकता है। आज के वॉल्यूम्स रिलेटिवली कम है तो मुझे सप्लाई ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे आपने आईबुल्स फाइनेंस के लिए पूछा था, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तो उधर मुझे वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिल रहा है। उधर मेरी कन्विक्शन डाउन साइड पे है, पर DLF में मुझे लगता है कि वापस एक बार पुल बैक देखने को मिल जाना चाहिए। ओके ये है आपके लिए राय इस वक्त DLF के काउंटर पर। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और आंकड़े है कुशल के पास। आइए समझते हैं क्या कुछ हो रहा है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में। फिर से क्या डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है?
कुशल बताइए। बिल्कुल रंजीत, तो कंजम्पशन जो है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट जून महीने में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हुई है वो प्री कोविड लेवल के 80% स्तर पर पहुंच चुकी है और इसका सीधा इम्प्लीकेशन जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट जो लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और साथ ही RBL बैंक, जो क्रेडिट कार्ड्स में काफी बड़ा स्पेस रखते हैं और खासकर अब SBI कार्ड्स भी आ गया है मार्केट्स में लिस्टेड स्पेस में, तो कहीं ना कहीं इन पर जो है काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिले। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं पर्टिकुलरली अब मासिक जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड है HDFC बैंक की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए जो है अब मासिक खर्च होने की उम्मीद हो रही है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लॉकडाउन हटा है और जो लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न में चेंज आया है, उसको देखते हुए RBL बैंक भी ये कह रहा है कि अब पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, जैसे कि लैपटॉप्स हो गया या फिर मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, ये जितने भी जो वाइट गुड स्पेस वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनमें बहुत जमकर खरीदारी हो रही है। इनफैक्ट जो छोटे टिकट साइज वाले इसेंशियल आइटम्स हैं, वहां पर भी बहुत शानदार बिक्री हमें होती हुई नजर आ रही है। इसका एक सीधा इम्प्लीकेशन ये हो रहा है कि जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड हैवी है और जिनका काफी बड़ा आउटस्टैंडिंग बुक क्रेडिट कार्ड स्पेस में है, वहां पर उनको बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन फीस उस पर चार्ज करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। IOC के नंबर्स आ गए हैं हमारी स्क्रीन पर और IOC के नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा कुशल, मेरे को आपको बीच में आना पड़ा, बट IOC के नंबर्स हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं। घाटा आया है 5,190 करोड़ का और हमारा अनुमान था 3,650 करोड़ रुपए के घाटे का, तो हमारे अनुमान से भी ज्यादा बड़ा घाटा है। और अगर आप कंपैरिजन देखें पिछले साल का, तो फिर मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। हम अनुमान लगा रहे थे 3650 करोड़ का, 5,000 से ज्यादा करोड़ का जो घाटा आया है वो एक नेगेटिव जरूर है। तो अनुमान से काफी कमजोर नतीजे, हालांकि फिर निचले स्तरों से रिकवरी स्टॉक हल्की सी दिखाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर GRMs ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम 17 साल के निचले स्तर पर यहाँ पर GRMs के एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तो वहां से जो परेशानी आएगी वो सबसे बड़ी रहनी पड़ेगी जहां तक IOC का सवाल है। बट मुनाफे से घाटे में आई कंपनी और घाटा भी लगभग 5,200 करोड़ का है। हमारा अनुमान 3,650 करोड़ था, तो अनुमान से भी काफी कमजोर नंबर्स आए हैं जहां तक घाटे का सवाल है। बाकी अगर आप फैक्टर्स देखें जहां तक IOC के नंबर्स का सवाल है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 1,07,000 करोड़ की इनकी सेल्स होंगी, जो कि 13.5% की गिरावट है, क्योंकि ऑफ कोर्स एंड में लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट था। ऑपरेशनली भी एक नेगेटिव एबिटा आने वाला है, तो वहां पर भी सवाल है। और जो एवरेज ब्रेंट की कीमत थी इस समय तो काफी नीचे है, बट जो Q4 की ब्रेंट की एवरेज कीमत थी वो भी काफी ज्यादा थी, तो वहां से भी इन्हें थोड़ा सा लॉस आते हुए दिखेगा। कुणाल जी, एक बार चार्ट चेक दे दीजिए IOC। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, पर अभी भी 2% नीचे है स्टॉक। देखिए, चार्ट कमजोर है दीपांशु। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा कन्विंसिंग टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। दायरे का ट्रेड देखने को मिलेगा। नीचे सपोर्ट जो है वो 85 रुपए के आसपास है। 85 टूटेगा तभी स्टॉक में कोई आपको मीनिंगफुल डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अदरवाइज 1-1.5 रुपए के बैंड में ही ये स्टॉक कुछ वक्त बिता सकता है, तो मेरी राय में अवॉइड करना चाहिए। 85 के नीचे मेरी बिकवाली की राय है और 89 रुपीज के ऊपर खरीदारी की राय है। तो 89 से 85 के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता है। नो ट्रेड जोन में स्टॉक है, अवॉइड करने की राय। बिल्कुल, नो ट्रेड जोन में स्टॉक है, अवॉइड करने की राय है इस समय। नजर रखिए IOC पर, इसके GRMs की कैलकुलेशन करके भी हम आपकी स्क्रीन पर डालेंगे, बट जो पहले प्रिंट के नंबर्स आ रहे हैं वो अनुमान से काफी कमजोर हैं और बहुत बड़ा घाटा आया है IOC की तरफ से। चलिए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं कि 3-20 की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, थोड़ी गिरावट का प्रेशर और बढ़ गया है। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में जिस समय हम लास्ट बात कर रहे थे वहां से ज्यादा बदलाव नहीं है। डाउ अभी 270 अंक नीचे है, तो 250 अंक तक तो फिसला ही था, वहां से अब थोड़ी और गिरावट आई है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ा प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है, 0.5% की गिरावट है इस समय। और यूरोप के बाजार भी सर लगभग वैसे ही हैं, 1.5 से 2% नीचे। थोड़े और जो यूके के बाजार है थोड़ी और गिरावट वहां से आती हुई दिख रही है। जी,
तो दो चीज़ें, पहले तो जय मुझे बताएं 21,500 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी वाला कितने में ट्रेड कर रहा है वो आप मुझे बता दें, और साथ ही 21,500 के साथ साथ 22,000 का कॉल ऑप्शन दोनों कल की एक्सपायरी वाला मुझे बताएं, ताकि मैं एक कवर्ड कॉल वहाँ पर देना चाहता हूँ। पहली चीज़, जो लोग बैंक निफ्टी के कॉल से दुखी हो रहे हैं मैं बता दूँ, 21,550 से 21,400 दो लेवल पर आपको खरीदने की राय दी थी, और मैंने कहा भी कि काउंटर ट्रेड लेने में आपको हमेशा नीचे के लिए जगह रखनी है। 21,550 21,400 अगर दो जगह आप ले रहे हैं, 21,300 का स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड है। 21,300 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। आज का लो 21,336 है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो चिंता न करें, मैं खुद ही आपको कहूँगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आप निश्चिंत रहे। 21,300 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, और मैं लेवल आपको स्पॉट के देता हूँ, हमेशा स्पॉट के देता हूँ, इसलिए मैं मान के चलें कि स्टॉप लॉस ट्रिगर में आप कैश का फ्यूचर्स का लेवल ना देखें, हमेशा मेरे लेवल स्पॉट के होते हैं, और इसीलिए मैं 21,550 भी जब दे रहा था वो स्पॉट लेवल था, फ्यूचर्स लेवल तो और भी अलग थे। तो पॉइंट सिंपल है, 21,300 का कैश स्पॉट लेवल का है, स्टॉप लॉस वो ट्रिगर नहीं हुआ है। 21,500 अगर आपको 21,500 21,550 के आसपास आ जाए, आप आज ही एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप 21,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और ऊपर का एक कॉल ऑप्शन 22,000 का बेच दीजिए। दीप, 21,500 का कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है? 185। जय, माफ कीजिएगा, सॉरी, जय से पूछा है अनिल जी, 185 के करीब हमें 21,500 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है, और 22,000 का करीब हमारा बिक रहा है 65 66 के आसपास। तो अगर आप लागत देखेंगे तो 118 से 120 पॉइंट की लागत है हमारी। अगर 21,500 का कॉल खरीदते 185 में और 22,000 का बेच रहे तो 118 से 120 पॉइंट की लागत है। बिल्कुल 120 125 पॉइंट 115-20 पॉइंट के आसपास की कॉस्ट में आपकी तेजी की पोजीशन खड़ी हो जाएगी। और अगर आपने 21,550 के आसपास लिया भी है और फ्यूचर अगर 21,500 के आसपास भी लिया तो आप 100 पॉइंट की और 125 पॉइंट के, ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह जीरो हो जाएगा। तो ये आप अपनी ऑप्शन में शिफ्ट कर दें, या अपनी प्राइस के आसपास आए तो आज ही खत्म कर दें। 21,550 के आसपास मैंने रिकमेंड किया, 21,425-30 अभी ऑलरेडी स्पॉट लेवल पर चल रहा है। 21,500 के आसपास आए तो एक बार आप पोजीशन खाली भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में शिफ्ट कर ले। और उससे पहले अगर आपका 21,300 का, अब तो खैर बचा ही कितना है, 7-8 मिनट है, तो आप कॉल ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएं ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और जिनको और ज़्यादा कम रिस्क करनी है, जिन्हें लगता है कि हमारे इतना भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो 21,500 का कॉल ऑप्शन लेकर 21,800 का ही बेच दे तो ऑटोमेटिकली उनकी रिस्क और भी कम हो जाएगी। ये ऑप्शन में आप शिफ्ट कर दें, ये स्ट्रेटजी है कल के लिए। बाकी रहा ये तो अभी एग्जिस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी रहा सवाल कल का, डाउ फ्यूचर्स आपके 300 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड कर रहे हैं और हमारे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जाकर बंद हो रहे हैं। 10,250 10,325 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक 10,250 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, ट्रेंड तेजी का बरकरार है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अभी तक हमारा ट्रेंड बदला नहीं है, ट्रेंड अभी हम तेजी में है। 4 दिन 5 दिन लगातार 400-500 पॉइंट बढ़ने के बाद अगर हम रोज ये सोचें कि निफ्टी ऊपर ही जा सकता है, नीचे जाएगा नहीं, तो ये सोचना हमारा गलत है, निफ्टी की गलती नहीं है। तो 10,250 के नीचे कल ट्रेड करना शुरू करेगा तो कमजोरी का संकेत आएगा, और बैंक निफ्टी भी 21,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा कल तो कमजोरी का संकेत आएगा। तो अभी रुकिए, कल देखते हैं अमेरिका में आज क्या कुछ होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि आपकी जो भी पोजीशन है, ट्रेडिंग पोजीशन आप हल्की रखें, या फिर सिंपल है अपनी ऑप्शंस में आप पोजीशन को चेंज कर लें ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। बैंक निफ्टी में आपको 50-100 पॉइंट की इतनी रिस्क तो लेकर चलनी पड़ेगी, इससे कम रिस्क में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो बैंक निफ्टी नहीं हो सकता। आप अभी भी देखिए जिस भाव से रिकमेंड किया वहाँ से 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं है बैंक निफ्टी, तो आप अपनी पोजीशन को ऑप्शन में शिफ्ट कर लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ऑप्शन में शिफ्ट कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह आ रही है। इस समय इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट आता है। ऊपरी स्तरों से जरूर आपने आज तेज गिरावट आती हुई देखी है, तो वो एक परेशानी वाली बात है। पर बाजार बंद हो इससे पहले एक स्टॉक पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, और वीक बाजार में भी इसने होल्ड आउट करा है। सुबह 10% की तेजी थी, अभी भी 9% की तेजी के साथ मेंटेन कर रहा है, तो बाजार की डायरेक्शन पूरी चेंज हो गई है। पर पेज इंडस्ट्रीज, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, नतीजे उतने खास नहीं थे, पर फिर भी पिछले 3 दिनों में देखें तो शानदार रैली आई है, और आज ऑफकोर्स नतीजों के बाद जो रिएक्शन आया वो भी काफी मजबूत रहा है। क्या है कुछ फैक्टर्स, अहम फैक्टर्स जो पेज इंडस्ट्रीज पर ध्यान देने चाहिए? रिसर्च तैयार करी है कुशल गुप्ता ने। बताएं कुशल, क्या बता रही है आपकी रिसर्च?
बिल्कुल दीपांशु, देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री का सिग्निफिकेंस जो है अब हमें पता चलता है, क्योंकि नतीजे अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो है 60% गिरा है और मार्जिन में भी 9% की गिरावट हमें देखने को मिली है। पर जो मैनेजमेंट कमेंट्री निकल के आई है वो काफी शानदार दे रही है। इनफैक्ट वो ये मान रहे हैं कि इनको एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला है कि जैसे लॉकडाउन खुला है उसके बाद जिस हिसाब से मांग में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है खासकर रिटेल साइड पे, वो बहुत ही शानदार रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इनके जो एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स है वो अब प्री कोविड लेवल पे जो बिक्री होती थी उससे भी ज्यादा होने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। रिटेल फ्रंट पे जो भी बिक्री होती हुई नजर आ रही है, साथ ही जो वर्क फ्रॉम होम अब काफी ऑफिसेज में हमें देखने को मिल रहा है, जो पॉलिसीज उनकी बन रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक एथलीजर सेगमेंट है जो पर्टिकुलरली काफी पॉपुलर है, वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो लॉकडाउन खुलने के बाद 7% तक इंक्रीज होता हुआ नजर आया है और ये हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं, तो इनकी रियलाइजेशन जो है कंपनी की वो उसमें भी सुधार हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स की ग्रोथ में भी काफी शानदार उछाल देखने को मिला है। FY21 में जहां पे 4% ई कॉमर्स चैनल से आता था रेवेन्यू, अब जो है 10% तक आता हुआ नजर आया है। तो ये जो पुश मिल रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद ई कॉमर्स स्पेस से और साथ ही जो रिटेल आउटलेट्स हैं उससे काफी बेहतरीन आउटलुक जो है आगे के लिए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट के लिहाज से वो पेज इंडस्ट्रीज को एक बड़ा बूस्टअप आज के सत्र में दिखाती हुई नजर आई। बिल्कुल, नजर रखिए पेज इंडस्ट्रीज पर एक शानदार मूव आई है। किरण जी, पेज इंडस्ट्रीज की चार्ट पर कोई राय? कमजोर बाजार में भी इसने होल्ड आउट करा है और जितनी सुबह अच्छी रैली आई थी वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है। बिल्कुल, 20,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ आज कारोबार हो चुका है। मेरा मानना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 22,400 के करीब है, वो लेवल्स टेस्ट होते आ जाने चाहिए आते दिनों में। तो ये पहले स्टॉप लॉस और उसके बाद जैसे ऊपर चलता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए इस काउंटर पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए और होल्ड करिए पेज इंडस्ट्रीज को, यह है किरण जी की राय। चलिए, बाजार बंद होने के लिए तैयार हैं। आईसीआईसीआई बैंक आज का टॉप लूजर रहा है, 7% से ज्यादा की गिरावट। थोड़ी देर पहले खबर आई थी $3 बिलियन 300 करोड़ डॉलर्स की ये स्टेक सेल करके पूंजी जुटाने के प्लान कर सकते हैं, ब्लूमबर्ग के हवाले खबर आई थी। बैंक्स का आज खराब दिन रहा। इंडसइंड बैंक तेज गिरावट, एक्सिस बैंक, एसबीआई यहां पर भी आपने भारी गिरावट आती हुई देखी है। कोटक बैंक भी प्रेशर में था। साथ ही एनबीएफसीज, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यहां पर आपने भारी गिरावट आती हुई देखी है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, एनटीपीसी, यूपीएल, सिप्ला, इन सभी स्टॉक्स पर प्रेशर था और हिंडाल्को में भी भारी गिरावट आई है आज। चुनिंदा स्टॉक्स जिन्होंने होल्ड आउट किया, एशियन पेंट्स, हालांकि नतीजे यहां पर भी खास नहीं थे पर फिर भी 4% की तेजी देखने को मिली। आईटीसी यहां पर अच्छी मूव्स आई हैं। हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, नतीजों के बाद गेल, नेस्ले और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पे आपने थोड़ी सी खरीदारी होती देखी और इंडेक्स को इन्होंने सहारा दिया है। बट भारी गिरावट आई है जहां तक वायदा कारोबार के काफी सारे स्टॉक्स का सवाल है और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि बैंक्स और एनबीएफसीज ही सबसे आगे थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग 13.5% की गिरावट यहां पर। साथ ही नजर रखिए बंधन बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ 13.5% की गिरावट यहाँ पर। साथ ही नजर रखिए बंधन बैंक, फेडरल बैंक, यहाँ पर आपने काफी तेज गिरावट देखी है। इसके अलावा इन्फो एज कल नतीजों के दम पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था और आज उससे ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। 8% नीचे इन्फो एज बंद हुआ है। अपोलो टायर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, मदरसन सुमी, रैमको सीमेंट्स, नैल्को, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, कैनरा बैंक, एसआरएफ, उज्जीवन, टोरेंट फार्मा, कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जहां पर आपको हाइडिंग की प्लेस मिली हो, क्योंकि आज अक्रॉस सेक्टर्स आपने देखा है एक्सपायरी से एक दिन पहले बिकवाली का दबाव आते हुए आपको दिखा है। सिर्फ एफएमसीजी इंडेक्स है जहां पर आपने 0.5% की तेजी देखी है। इसके अलावा सारी इंडेक्सीज में आपने भारी गिरावट देखी है। बैंक सबसे आगे थे। इसके अलावा रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, फार्मा, मेटल्स, एनर्जी, ये सारी इंडेक्सीज भी थी जहां पे आपने भारी गिरावट आती हुई देखी है। जहां तक कुछ स्टॉक्स जिन्होंने होल्ड आउट किया है, पेज इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। बर्जर पेंट्स, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आई, हालांकि यहाँ पर भी नतीजे खास नहीं थे। बीएचईएल, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई पर जरूर 5% ऊपर। एस्कॉर्ट्स जहां पर नया हाई बनते हुए दिखा। एनआईटी टेक्नोलॉजीज, जुबलेंट फूड, गोदरेज कंज्यूमर, जेएसपीएल और पेट्रोनेट लिमिटेड। अनिल जी, पूछना तो पड़ेगा, हालांकि आप कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं, और एंड में हमने देखा प्रोविजनल क्लोजिंग बेसिस पे 21,450 के ऊपर बैंक निफ्टी आया है और 10,300 के ऊपर निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग है सर। बट इतनी भारी गिरावट हो एक्सपायरी से एक दिन पहले, थोड़ी नर्वसनेस तो आती है इससे सर।
ठीक है, थोड़ा देखिए ये तो देखो मार्केट की वॉलेटिलिटी बिल्कुल आप एक तरफा ट्रेड तो मान कर नहीं चल सकते। देखिए आप कितना मतलब 5 दिन पहले 9,833 था, ठीक है, और 9,881 की क्लोजिंग थी 9881। वहाँ से आप 10,550 तक पहुँचे हैं, सोचिए ना, यानी कि 550 और 6 750 775 पॉइंट 700-750 पॉइंट आप नॉन स्टॉप भागे हैं, उसमें आप 150 पॉइंट भी नहीं गिरेंगे। ऐसा तो फिर सोचना ही गलत है। 17,105 के लो से बैंक निफ्टी 22,500 तक, 17 से 22,500 यानी कितना हो गया, 17 और 5 22, 5,500 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता है नॉन स्टॉप बिना करेक्शन के। 800 पॉइंट 1000 पॉइंट भी नहीं गिरेगा, ऐसा कैसे होगा? आपको खाली एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है और वो ये कि आपका स्टॉप लॉस आपको पता है क्या। अगर आपका स्टॉप लॉस आपको पता है तो आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सुबह से हम यही कह रहे थे 10,250 10,325 मजबूत सपोर्ट जोन है। कमजोरी का पहला संकेत 10,250 के नीचे आएगा और आप देखिए क्लोजिंग 10,325 के आसपास यही है। बैंक निफ्टी पर भी अभी तक कमजोरी का संकेत आया नहीं। 21,300 के नीचे बंद होता तो दिक्कत होती। 21,450 ये प्रोविजनल क्लोजिंग शायद थोड़ी सी नीचे आए और आखिर में जो हमने राय दी वो भी 75-100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जहाँ से रिकमेंड किया। आप चाहें तो 75-100 पॉइंट की रिस्क नहीं रखना चाहें तो निकल सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इतना आपको चांस लेना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड में हमेशा ये रिस्क रहती है और नहीं तो फिर ऑप्शंस में कन्वर्ट करके सेफ हो जाएं, सबसे बढ़िया तरीका वही है। उसी तरीके से आप ट्रेड करना होगा, नहीं तो फिर आप कभी भी नीचे में खरीद नहीं पाएंगे, ऊपर में बेच नहीं पाएंगे। वही सेम चीज़ है, आज आपको 22,500 पर ऊपर बेचने को भी मिला। अगर किसी ने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया वहाँ पर भी उतनी हिम्मत चाहिए थी जितनी हिम्मत नीचे लेने के लिए चाहिए। तो दोनों तरफ आपको हिम्मत तो करनी पड़ती है। रिस्क तो हमेशा रहती है मार्केट में ट्रेड करने में। अगर बिना रिस्क के कोई सोचे ट्रेड है तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। आइए शाम 6 बजे क्या है खास शो वो बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग शो है आज शाम 6 बजे का। अभी आजकल लोगों में बहुत वो जोश जाग रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए और सारी दिक्कतें जो हो रही हैं उसको देखते हुए। तो अब एक इंटरेस्टिंग कदम सरकार ने उठाया है। लद्दाख में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब चीन को हिंदुस्तान से आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ना होगा। ये ध्यान रहे, हमारे यहाँ बड़ा बाज़ार है चीन के लिए, वो काफ़ी हमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब सरकार ने ये किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी चीनी सामान बिकता है उस पर नकेल कसने की कोशिश की है। इसमें एक नई ई कॉम पॉलिसी आ रही है जिसमें गवर्नमेंट ई पोर्टल के ऊपर आपको ऑनलाइन रिटेलर्स को अब ये बताना पड़ेगा कि जो सामान वो बेच रहे हैं वो मेड इन इंडिया है या नहीं, या फिर उसको कौन से देश का बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो जाकर वहाँ पर ये भी पता लगा पाएंगे कि सिर्फ मेड इन इंडिया चाहिए तो वो पता चलेगा, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहाँ बनाया गया है, किस देश का है, वो आपको पता चलेगा। अब इस कदम से आपके पास एक सहूलियत होगी, एक ऑप्शन होगा कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी देश का बना हुआ, स्पेशली इस केस में चीन का बना हुआ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आप एकदम वहाँ देख सकते हैं मेड इन चाइना नहीं लूँगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये करना कंपलसरी है। अब जो भी नए प्रोडक्ट रजिस्टर होंगे उन्हें तो करना ही पड़ेगा और जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी अगस्त तक ये करना ज़रूरी है। तो क्या आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को हम बढ़ा सकें? दूसरा, क्या चीन से आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई करने में हमें कामयाबी मिलेगी? और तीसरा और सबसे ज़्यादा जो हमारा सेंटीमेंट हमारे देश के साथ है, हमारी सेना के साथ है, हमारे सैनिकों के साथ है कि वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो हम हमारी तरफ से कुछ करें और मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ना खरीदें, तो क्या उसमें भी हमें सहूलियत और मदद मिलेगी? कि एक आम आदमी अगर ये पता लगाने की कोशिश करे कि ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है या नहीं, पता लगाना मुश्किल होता है, खरीदने के बाद देखो तो पता चलता है, स्पेशली जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं। तो अब आपको ये सब पता चलेगा। इसी पर हमारा खास शो है, ज़रूर देखिएगा शाम 6 बजे, मेड इन चाइना वाया ई कॉम। ये है आज का खास शो, जी हाँ, मिस मत करिएगा, ये आपके लिए। ओके, इस बीच प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद फाइनल क्लोजिंग 10,305 निफ्टी पर 165 अंकों का नुकसान, 838 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 21,426 पर, और सेंसेक्स बंद हुआ है 561 पॉइंट नीचे। ये है आज की प्रोविजनल क्लोजिंग। तो ठीक है, थोड़े नुकसान के साथ बंद हुए। ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो नुकसान ज़्यादा दिखेगा, क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ एक हल्का करेक्शन। और आपके लिए जाने से पहले डाउ फ्यूचर्स भी देख लीजिए। डाउ फ्यूचर्स लगभग 300 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रहे कि जब आप बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स कहाँ पर थे, तो 266-265 पॉइंट इस वक्त मुझे डाउ फ्यूचर्स नीचे नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए क्लोजिंग का लेवल। ओके, परफेक्ट। तो आइए अब आज के शो का करते हैं समापन, विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, जय सर, किरण जी, आप तीनों का धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, आपका भी
वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।